चलो तो देखते हैं आज का कितना डे है, डे नंबर 9। और आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। ठीक है, साथ साथ में जो कॉन्सेप्ट हो सकेगा वो भी डील करते चलेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 आ गया है आप लोगों के सामने। क्वेश्चन नंबर 1, रिलेशनशिप बिटवीन टू एलिमेंट्स ए एंड बी फॉर्म्स ए कंपाउंड सी। क्या है? अच्छा, रिएक्शन बिटवीन टू एलिमेंट्स ए एंड बी फॉर्म्स ए कंपाउंड सी। ए और बी दो कंपाउंड है, इन दोनों मिलकर के क्या बना रहा है? सी। ए लूजेस इलेक्ट्रॉन्स, ए क्या कर रहा है जी? इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है। इलेक्ट्रॉन लूज करने वाले को हम लोग मेटल बोलते हैं। इलेक्ट्रॉन लूज करने वाले को क्या बोलते हैं? मेटल बोलते हैं। और क्या लिखता है? एंड बी गेन्स इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन गेन करता है उसको क्या बोलते हैं? नॉन मेटल। विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज विल नॉट बी शोन बाय कंपाउंड सी। तो मेटल और नॉन मेटल के बीच में जो बॉन्ड बनता है उस बॉन्ड को हम लोग बोलते हैं आयोनिक बॉन्ड। उस बॉन्ड के बारे में क्या जानते हैं हम लोग? मतलब कि जो ये कंपाउंड सी होगा वो कैसे बना होगा? आयोनिक बॉन्ड के वजह से। आयोनिक बॉन्ड जो है याद रखना सॉल्युबल इन वाटर होता है। आयोनिक बॉन्ड से जो भी कंपाउंड बनेगा वो वाटर में सॉल्युबल होगा। इसका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट बहुत ही ज्यादा होगा। ठीक है, इट हैज हाई मेल्टिंग पॉइंट, सही बात है। इट इज हाईली सॉल्युबल इन वाटर, ये भी सही बात है। अच्छा, आयोनिक कंपाउंड में जो भी आयोनिक कंपाउंड के द्वारा जो भी फॉर्म होता है उसके बीच में, जो मेटल और नॉन मेटल के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा बहुत ही ज्यादा होगा। ठीक है, इट इज ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स सेकेंड मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स होता है। सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स कौन है? न्यूक्लियर फोर्स। सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स कौन सा है? न्यूक्लियर फोर्स। उसके बाद कौन आता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, इसके वजह से ये भी सही बात लिखा हुआ है। वीक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लिख दिया है, इसको लिखना चाहिए था स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, मतलब यही एक गलत बात लिखा हुआ है। अच्छा, आयोनिक कंपाउंड जब भी मोल्टेन फॉर्म में होगा, ठीक है, सॉलिड फॉर्म में ये कंडक्ट नहीं करता इलेक्ट्रिसिटी। सुनते जाओ ध्यान से, एक एक चीज जो है, एक एक शब्द जो बोलते हैं वो लगभग ऑब्जेक्टिव में आता है। ठीक है, मतलब कि ऐसा नहीं है कि जो क्वेश्चन आ रहा है वही आते रहेगा, जो बीच बीच समझाते हैं वो सभी तो आगे पीछे करके आ सकता है। तो ये इलेक्ट्रिसिटी, इसका मोल्टेन फॉर्म जो है वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करवाता है, सॉलिड फॉर्म इसका इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करवाता। इट कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी इन इट्स मोल्टेन स्टेट और एक्वस सॉल्यूशन। तो ये भी सही लिखा हुआ है। हमसे क्या पूछ रहा था? कौन गलत लिखा हुआ है? तो ऑप्शन नंबर सी डन है। क्वेश्चन नंबर 2, फॉर्मेशन ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड इज करेक्टली शोन इन ऑप्शन। कौन सा ऑप्शन में सही लिखा हुआ है कि Mg और ऑक्सीजन का बॉन्ड बन रहा होगा? ठीक है, इसको हम लोग लुईस डॉट स्ट्रक्चर बोले थे, है ना। लुईस डॉट स्ट्रक्चर क्या बोलते हैं? लुईस एक साइंटिस्ट, उन्होंने बताया क्या कि किसी भी मेटल या नॉन मेटल के आउटर मोस्ट सेल में जितने भी इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे उनको हम लोग अरे जाओ, बस इशारा की एक धीरे से जाओ, ठीक है, संभाल के। हाँ, उनको हम लोग डॉट या फिर क्रॉस से दिखा सकते हैं। आउटर मोस्ट सेल में जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे उनको कैसे दिखा सकते हैं? डॉट से, नहीं तो क्रॉस से। अच्छा, तो मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर है 12। ठीक है, तो पहला पे 2, दूसरा पे 8, यहां तक फील्ड है। लास्ट सेल में कितना इलेक्ट्रॉन हो जाएगा? 2। इसीलिए मैग्नीशियम पे कितना जाना चाहिए? 2 डॉट, नहीं तो 2 क्रॉस होना चाहिए। ऐसे जनरली देखने को तुमको क्या मिलेगा? मेटल जहां भी होगा उसके पास डॉट लगा रहेगा और क्रॉस वाला पार्ट लगा रहेगा नॉन मेटल के पास। एक क्रॉस देखो इसके पास है, खत्म हो गया, और एक डॉट इसके पास है, ये खत्म हो गया। ठीक है, उसके बाद फिर ऑक्सीजन के लास्ट सेल में कितना इलेक्ट्रॉन है? 6। कितना इलेक्ट्रॉन है? 6। इसका एटॉमिक नंबर होता है 8। पहला सेल पे 2 इलेक्ट्रॉन खत्म हो गया, पहला ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन चला गया, अब बचा कितना? 6। तो लास्ट में 6 होना चाहिए, तो 2, 2, 4 और 2, 6। तो ये देखो, तो ये एक जो इलेक्ट्रॉन है वो इसके साथ शेयर कर देगा। किसके साथ शेयर कर देगा? ऑक्सीजन के साथ। तो पहले से ऑक्सीजन के पास कितना इलेक्ट्रॉन था? 6 इलेक्ट्रॉन। अब ऑक्सीजन के पास 2 इलेक्ट्रॉन अगर दे देगा, शेयर नहीं करेगा, ये अपना इलेक्ट्रॉन दे देगा। ठीक है, तो अब ऑक्सीजन के पास कितना इलेक्ट्रॉन हो जाएगा? 8। मतलब लास्ट वाला सेल में इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन है और इसके पास कितना था? 2 था, 8 था और 2 था। ये फील्ड है, ये भी फील्ड है। ये जो 2 एक्स्ट्रा था इसके पास, ये भी क्या कर दिया?
दे दिया है ना, लूज कर दिया अपना इलेक्ट्रॉन को। तो इसके पास अब लास्ट सेल में कितना रह गया, 8 इलेक्ट्रॉन। तो बॉन्ड बन के तैयार हो जाएगा, ठीक है, सिंगल बॉन्ड बन जाएगा। सिंगल बॉन्ड नहीं, वो सब हम लोग कोवैलेंट में देखते हैं। यहां पर बस ये हम लोग दिखाएंगे, ये तीर ने यहां पर बस ये दिखाएंगे कि यहां का एक इलेक्ट्रॉन इसके पास जा रहा है और यहां से एक इलेक्ट्रॉन इसके पास जा रहा है, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोल देंगे सीधा, Mg। 2 इलेक्ट्रॉन दे दिया तो 2+, और यहां पर ऑक्सीजन पे 6 इलेक्ट्रॉन ऐसे करके दिखा दिए और 2 इलेक्ट्रॉन इसके पास जो आया वो भी दिखा दिया। अच्छा, इलेक्ट्रॉन इसके पास आया है, इलेक्ट्रॉन आया, इसका मतलब कि इसके पास क्या हो जाएगा, 2- हो जाएगा। Mg2+ और O2-। कौन सा जगह दिख रहा है तुमको, ए नंबर ऑप्शन, सी नंबर बोलती है। ऑक्सीजन जो है 2 बार आया है, नहीं, ऑक्सीजन 2 बार नहीं, एक ही ऑक्सीजन पे 2 इलेक्ट्रॉन आया है। एक ही ऑक्सीजन पे कितना इलेक्ट्रॉन आ गया है, 2 इलेक्ट्रॉन आ गया है। तो ऑप्शन नंबर ए। ये ऑप्शन में देखो क्या दिखा रहा था, Mg2+ यहां तक तो सही है, लेकिन ऑक्सीजन के पास देखो एक ही इलेक्ट्रॉन दिखा रहा है। ऑक्सीजन के पास कितना इलेक्ट्रॉन दिखा रहा है, आया हुआ एक ही इलेक्ट्रॉन, और एक ही बार माइनस लगाया, इसकी वजह से ये गलत है, ठीक है। मेटल्स obtained from their molten chlorides by the process of electrolytic reduction are। इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन से सोचिए जल्दी और आंसर कीजिए। इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन से कौन सा मेटल क्लोराइड्स को हम लोग ऑब्टेन करते हैं, मतलब एक्सट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। हमको पता था ही। मेटल्स ऑब्टेन देयर मोल्टेन क्लोराइड्स, ऑब्टेन्ड फ्रॉम मोल्टेन क्लोराइड्स। अच्छा, मैक्सिमम जो मेटल हम लोग एक्सट्रैक्ट करते थे, जब सबसे शुरुआत में पढ़ा रहे थे तो उसमें बताया गया ये कि मैक्सिमम जो मेटल्स है वो क्लोराइड के फॉर्म में है, नहीं तो सल्फाइड के फॉर्म में, नहीं तो कार्बोनेट के फॉर्म में है कि नहीं। अच्छा, जो मोस्ट रिएक्टिव मेटल्स हुआ करते थे, जो मोस्ट रिएक्टिव मेटल्स हुआ करते थे वो क्लोराइड के फॉर्म में रहा करते हैं, ठीक है, जिसको हम लोग इलेक्ट्रोलाइसिस के द्वारा एक्सट्रैक्ट किया करते थे। अरे याद है ये सब कि नहीं है, ठीक है। अच्छा, इसमें कौन सा ऐसा, गोल्ड और सिल्वर, ये तो लीस्ट रिएक्टिव मेटल्स के अंदर आता है, ये ऐसे ही कट गया। कैल्शियम एंड मैग्नीशियम, ये भी मॉडरेट रिएक्टिव में चला जाएगा। मोस्ट रिएक्टिव में आता है क्या, नहीं, मॉडरेट रिएक्टिव में जाता है। ये कौन सा फॉर्म में रहता है, ये कार्बोनेट के फॉर्म में, नहीं तो फिर सल्फाइड के फॉर्म में होता है ये सब, ठीक है। एल्युमिनियम एंड सिल्वर मॉडरेट रिएक्टिव और लीस्ट रिएक्टिव के फॉर्म में आ गया। अच्छा, सोडियम एंड आयरन अगर देखें तो सोडियम को तुम देख सकते हो मोस्ट रिएक्टिव मेटल्स के अंदर आ रहा है, और NaCl के फॉर्म में भी प्रेजेंट था, याद है कि नहीं है, NaCl के फॉर्म में था, जिसको हम लोग Na+ और Cl- अलग करवाए थे, ये सोडियम क्लोराइड के फॉर्म में प्रेजेंट था, ठीक है। यहाँ पे एक आयरन लिखा हुआ वो दिक्कत कर रहा है, ठीक है। यहाँ पर आयरन के जगह पर कैल्शियम दे देता है या फिर पोटेशियम दे देता तो हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। यहीं पे आयरन मोल्टे अपना क्लोराइड फॉर्म में नहीं होता, ये होता है ऑक्साइड के फॉर्म में होता है, ठीक है, जिसको हम लोग मैग्नेटाइट बोलते हैं, बॉक्साइट ये सब बोलते हैं उसको। हाँ, रहने देते इसको, बाद में देखेंगे। कलर ऑफ द सॉल्यूशन ऑब्जर्व्ड आफ्टर 1 आवर ऑफ प्लेसिंग आयरन नेल्स इन कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में अगर जो हम आयरन नेल को डाल दे तो क्या होगा, आयरन नेल मतलब Fe, आयरन नेल मतलब Fe प्लस कॉपर सल्फेट मतलब CuSO4। याद हुआ अभी सब फॉर्मूला डायरेक्ट, ठीक है। कॉपर सल्फेट, आयरन नेल मतलब Fe, आयरन का फॉर्मूला, कॉपर सल्फेट मतलब CuSO4, ठीक है, दिल खुश। उसके बाद क्या होगा, कॉपर हट जाएगा और आयरन इसके साथ आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, FeSO4 और प्लस Cu अलग हो जाएगा अलग यहां से। अच्छा, यहां पर कॉपर सल्फेट का कौन सा कलर बता रहा है जी, ब्लू कलर। इन कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन द कलर ऑब्टेन्ड आफ्टर 1 आवर प्लेसिंग आयरन नेल्स। अच्छा, भी नहीं बता रहे इसमें कलर, लेकिन हम लोगों को क्या पता है, कॉपर सल्फेट का कौन सा कलर, ब्लू कलर। अब फेरस सल्फेट का कौन सा कलर, ग्रीन कलर। पेल ग्रीन हो सकता है, ग्रीन हो सकता है, लाइट ग्रीन हो सकता है, कुछ भी लिखा मिलेगा वही होगा। मतलब कि कलर किसमें चेंज हो गया, द कलर ऑब्जर्व्ड बोल रहा है, मतलब कि 1 घंटा के बाद कैसा कलर दिखने लग जाएगा। तो देखो तो पेल ग्रीन है कहीं पे, क्लियर है क्या, आगे बढ़े। चलिए, तो कितना क्वेश्चन हो गया था, 4 क्वेश्चन हो गया। इसमें नंबरिंग आज ठीक से पड़ेगा।
इलेक्ट्रोलाइट जो होता है वो कॉपर के कलर में चल जाता है। क्या कॉपर के कलर? लाइट के कलर क्या हो जाएगा? अच्छा, इलेक्ट्रोलाइट नहीं जी, Cu का कलर ना, रेडिश ब्राउन। कॉपर जो अपना कलर लेकर के रहता है वही रह जाएगा। जैसे अकेला है तो उसके पास अपना कलर क्या है, वही रह गया। ठीक है, चलो एल्युमिनियम पाउडर। हेलो, इधर थर्माइट वेल्डिंग जो होता है या थर्माइट रिएक्शन जो पढ़े हैं, तो क्या उसमें आयरन के कंपाउंड के साथ एल्युमिनियम को रिएक्ट करवाया जाता है? आयरन के कंपाउंड के साथ किसको रिएक्ट करवाया जाता है? एल्युमिनियम को। अच्छा, वहां पे हीट नहीं दिया जाता, हीट हम लोग नहीं बोलते डायरेक्टली, उसको बोलते इग्नाइट किया जाता है। क्या किया जाता है? इग्नाइट किया जाता है। बहुत जगह पे हीट लिखा मिलता है, लेकिन असली चीज क्या है पढ़ना कि इग्नाइट किया जाना मतलब एक बंदूक जैसा ना एक रहता है उसके पास, जो ऐसे करते हैं तो ऐसे आग सा निकलता है। ठीक है, तो उसी को बोलते हैं इग्नाइट करना। ठीक है, तो एल्युमिनियम पाउडर इन थर्माइट वेल्डिंग। एल्युमिनियम पाउडर का क्यों इस्तेमाल करते हैं थर्माइट वेल्डिंग में? क्योंकि एल्युमिनियम जब रिएक्ट होता है ना आयरन ऑक्साइड के साथ, तो आयरन जो है वो लिक्विड फॉर्म में आ जाता है। आयरन कौन सा फॉर्म में आ जाता है? लिक्विड फॉर्म में। तो इट्स रिएक्शन विद आयरन इज हाईली एक्सोथर्मिक। सही बात है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है। देखना, इसके बाद फिर व्हेन इट इज हीटेड विद आयरन 3 ऑक्साइड मोल्टेन आयरन इज ऑब्टेन्ड। असल काम इसके वजह से, असल चीज इसके वजह से हम लोग इस्तेमाल करते हैं ना, क्योंकि आयरन कौन सा फॉर्म में आ जाता है? मोल्टेन फॉर्म में आ जाता है, जिसके वजह से हम लोग दो ऑब्जेक्ट्स को ज्वाइन करने में काम ले सकते हैं इसका। ठीक है, व्हेन इट इज हीटेड विद आयरन 3 ऑक्साइड मोल्टेन एल्युमिनियम। गलत बात है, मोल्टेन एल्युमिनियम ऑक्साइड नहीं होता, ये सॉलिड एल्युमिनियम ऑक्साइड आता है। कौन सा एल्युमिनियम ऑक्साइड आएगा? सॉलिड एल्युमिनियम ऑक्साइड। मोल्टेन फॉर्म में कौन होगा? आयरन। ठीक है, जब भी आयरन 3 ऑक्साइड को मतलब कि Fe2O3 के साथ एल्युमिनियम का रिएक्शन करवाएंगे, ठीक है, तो ये क्या होता है हमारा? थर्माइट रिएक्शन। इसको क्या बोलते हैं? थर्माइट रिएक्शन। इसको ज्यादातर वेल्डिंग में हम लोग इस्तेमाल करते हैं। यहां पर क्या हो जाता है? आयरन जो है वो अलग हो जाता है और ये लिक्विड फॉर्म में आ जाता है। ये कैसा फॉर्म में आ जाएगा? लिक्विड फॉर्म में आ जाता है। इतना हीट इसको मिल जाता है जिसकी वजह से ये मोल्टेन स्टेट में चला जाता है। उसके बाद क्या बना देता है? Al2O3 बना देता है, और ये सॉलिड फॉर्म में तुम्हारा होगा, याद रखना। तो एल्युमिनियम ऑक्साइड जो वो सॉलिड फॉर्म में होगा, और आयरन जो है वो कौन सा फॉर्म में होगा? लिक्विड फॉर्म, या फिर मोल्टेन स्टेट बोल सकते हैं इसको, पिघला हुआ जो रहे। ठीक है, इसी की वजह से हम लोग इसको इस्तेमाल करते हैं। सेकंड नंबर ऑप्शन सही था। मेल्टिंग पॉइंट लो एज कंपेयर टू आयरन, मोल्टेन, ये सब फालतू। चलो, ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलाइटिक, कौन सा नंबर क्वेश्चन हो गया? 5। ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग ऑफ कॉपर। कॉपर का इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग अगर कर रहे होंगे, द एनोड, द कैथोड एंड द इलेक्ट्रोलाइट यूज्ड रेस्पेक्टिवली आर। एनोड कहां होगा, कैथोड कहां होगा, और इलेक्ट्रोलाइट कौन सा होगा? अच्छा, जब इलेक्ट्रोलाइसिस हम लोग करते थे, जब भी इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं, तो पहला चैप्टर से इलेक्ट्रोलाइसिस सीख रहे हैं, तो उसमें जो इलेक्ट्रोलाइट होता है, जो लिक्विड होता है, वो एसिडिफाइड होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? एसिडिफाइड। क्यों होना चाहिए? इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट अच्छे से, ठीक है, जल्दी नहीं, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट अच्छे से हो जाए। ठीक है, क्योंकि जो हमारा इलेक्ट्रोलाइट है, जरूरी नहीं है कि उसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी प्रॉपर ये कंडक्ट हो। ठीक है, ये थोड़ा फास्ट रिएक्शन भी हो जाएगा अगर जो हम उसमें एसिडिफाइड ये उसमें अगर जो एसिड डाइल्यूट कर देंगे। तो इसीलिए कोई भी सॉल्यूशन लेते हैं उसके साथ हम लोग क्या ऐड कर देते हैं? एसिड ऐड कर देते हैं उसको। ठीक है, अब देखो रिफाइनिंग अगर कॉपर का कर रहे हैं तो कौन सा कहां पर होगा? तो कॉपर का रिफाइनिंग तुम लोग को अगर याद हो तो यहां पर हम इतना मोटा सा कुछ बनाए थे, ठीक है, और यहाँ पे पतला सा बनाए थे एकदम। ठीक है, ये जो होगा वो क्या होगा? एनोड होगा। ये क्या होगा? एनोड होगा। और ये जो होगा वो कौन सा होगा? कैथोड होगा। अच्छा, एनोड के नीचे ही जमा होता था एनोड मड। क्या होता था जमा? एनोड मड। मतलब जो इम्प्योर होगा उसी के नीचे ना कचरा जमा होगा जी। अरे जो इम्प्योर होगा उसी के नीचे ना ये कचरा जमा होगा। ठीक है, अच्छा, कचरा जमा हो रहा है मतलब एनोड मड बोल रहे हैं, तो एनोड मड के ऊपर कौन होना चाहिए? एनोड। और एनोड के अंदर इम्प्योर होगा, तभी ना उसके नीचे कचरा जमता होगा। ठीक है, तो ये कौन सा मेटल हो गया? इम्प्योर कॉपर। बढ़िया से जाओ, इम्प्योर कॉपर। हेलो, क्या होगा यहाँ पे? इम्प्योर कॉपर। अच्छा, तो ये कौन सा कॉपर होगा अब यहाँ पे? प्योर कॉपर।
ठीक है। और ये सॉल्यूशन कौन सा होना चाहिए? कॉपर सल्फेट। कौन सा होना चाहिए? अच्छा, दूसरा सॉल्यूशन हम लोग क्यों नहीं ले सकते? एल्युमिनियम सल्फेट या कुछ और क्यों नहीं ले सकते? इसका भी रीजन बता। कॉपर का जब रिफाइनिंग कर रहे हैं, अगर दूसरा ले लें तो यहां खुद रिएक्शन होने लग जाए, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी जब कंडक्ट होगा, पॉजिटिव चार्ज इसके ऊपर चिपकने लग जाएगा। अगर एल्युमिनियम का कोई सॉल्ट ले लिए, इसमें जाकर एल्युमिनियम भी चिपकने लग जाएगा, कॉपर पहले से था, और यहाँ वाला कॉपर भी जाएगा निकलने के, तो यहाँ पर कॉपर और एल्युमिनियम फिर से दोनों मिलने लग जाएगा। अरे बोलो, इसके वजह से हम लोग जो है कॉपर को अगर एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं तो कॉपर सल्फेट ही इलेक्ट्रोलाइट के रूप में यूज करते हैं। वो भी कैसा कॉपर सल्फेट? एसिडिफाइड कॉपर सल्फेट। क्या यहाँ एसिडिफाइड कॉपर सल्फेट लिखा हुआ है? ठीक है। प्योर जो है, प्योर कॉपर कहां होना चाहिए? कैथोड पे। तो दूसरा में क्या लिखा हुआ था? कैथोड, बीच में कैथोड, बीच में प्योर कॉपर, ठीक। एनोड लिखा हुआ था सबसे शुरू में, एनोड के लिए इम्प्योर कॉपर, ठीक है। इम्प्योर के नीचे ही कचरा जमा होगा जिसको हम लोग एनोड मड बोलेंगे। क्लियर है? ऐसे करके याद रख सकते हैं। आ गया? हाँ, कॉपर से लिस्ट रिएक्टिव किसको डालोगे? सिल्वर। सिल्वर। कॉपर से नीचे तुम सोचो ना कौन कौन है, महंगा भी नहीं करना है। जो हम लोग इनरिचमेंट ऑफ ओर पढ़ना चालू किए थे तो उस टाइम पे क्या था? ओर और मिनरल्स पढ़े थे। तो ओर्स को हम लोग क्या बोले थे? वैसा कुछ जो मिनरल्स हम एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं प्रॉफिटेबली, ठीक है, उसी चीज को ना ओर बोल रहे थे। बस 7 नंबर। द प्रॉपर्टी बाय वर्च्यू, हेलो, द प्रॉपर्टी बाय वर्च्यू ऑफ विच ए सॉलिड मटेरियल कैन बी ड्रॉन इनटू थीन वायर्स। थीन वायर में हम लोग कौन सा प्रॉपर्टी की वजह से निकाल पाते हैं? बोलो। डक्टिलिटी, मैलिएबिलिटी की वजह से हम लोग पीट पीट के पतला सीट बना देते हैं, है ना। और डक्टिलिटी की वजह से लंबा कर देते हैं हम किसी भी वायर को, ठीक है। अच्छा, 1 ग्राम गोल्ड के बारे में कितना किलोमीटर बोला जाता है? लेके जा सकते हैं 2 किलोमीटर, 2 किलोमीटर दूर तक लेकर के जाया जा सकता है, ठीक है। ऐसा अनुमान लगाया गया है। 1 ग्राम मतलब जानता है कितना कीमत होगा? कितना होगा अभी के हिसाब से? 12, 13, 14 हजार, 1.5 लाख। चलो ठीक है, जो भी है। मोस्ट, इधर 8वां नंबर क्वेश्चन, मोस्ट कॉमन मेथड ऑफ एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स। मेटल का एक्सट्रैक्शन फ्रॉम दियर ऑक्साइड्स। ऑक्साइड्स से अगर जो हम लोग मेटल्स निकालना चाहते हैं तो मोस्ट कॉमन मेथड पूछ रहा, मोस्ट कॉमन मेथड, ठीक है। ऑक्साइड किसी भी मेटल का रहता है, हेलो, किसी भी मेटल का ऑक्साइड जब रहता है तो हम लोग कौन सा एलिमेंट लाएंगे कि उसका ऑक्सीजन को हम हटा सकते हैं? कौन सा? कार्बन। कार्बन रिड्यूसिंग एजेंट, और हाइड्रोजन भी रिड्यूसिंग एजेंट के रूप में काम आता है, ठीक है। लेकिन हाइड्रोजन का भी इस्तेमाल करते हैं जी रिएक्टिव मेटल्स के टाइम पे, है ना। कार्बन के पास उतना, कार्बन के साथ उतना एफिनिटी नहीं है ऑक्सीजन का, ठीक है, कि वो मोस्ट रिएक्टिव मेटल्स को छोड़ के कार्बन के पास चला है, ठीक है। लेकिन 2 एलिमेंट और 3 एलिमेंट को अगर छोड़ दें तो बाकी का ऑक्साइड का फॉर्म अगर बनता है, ठीक है, तो हम लोग कौन सा एलिमेंट को यूज कर सकते हैं? कार्बन। तो जब भी रिड्यूसिंग एजेंट के बारे में बोले तो कार्बन के बारे में सोच सकते हैं। क्या कार्बन कहीं पे लिखा हुआ है? रिडक्शन विद कार्बन, पहला ही ऑप्शन। 8 नंबर तक। तेजस, उसको बंद कर दो जब यहीं पे चालू हो गया तो। 8 नंबर ठीक है ना? अब बनाओ। आज इसको 3 पार्ट में डिवाइड करके लाए हैं। 8, 10 ये क्या बोलते हैं तुम्हारा ऑब्जेक्टिव, फिर 2 नंबर, 3 नंबर केस स्टडी, फिर वैसे ही ऐसे करके 3 पार्ट में डिवाइडेड है। बंद कर दो उसको। एक चलाओगे 4 उसको देख कर बंद करो। चलो हाँ, ये देखो क्या लिखा हुआ है? मेटल्स जिंक एंड टीन। हेलो, मेटल्स जिंक एंड टीन आर dissolved separately in definite proportion in molten copper. The primary metal to obtain 2 different alloys respectively known as। कौन कौन सा यूज हम लोग कौन कौन सा बना सकते हैं? तो जब यहां पर जिंक, टीन और कॉपर आ गया है, ठीक है, कॉपर और टीन जब लगता है, कॉपर और
तीन जब लगता है तो यहाँ पे बनता है ब्रोंज। क्या बनेगा? ब्रोंज। और कॉपर और जिंक लगता है तब क्या बन जाएगा? ब्रास। ठीक है, तो ब्रास और ब्रोंज कहां लिखा हुआ है? सी नंबर में। एक सेकेंड, आगे पीछे भी लिखा हुआ है, तब तो इसको ध्यान से देखना पड़ेगा। मेटल्स जिंक एंड टीन आर डिवाइडेड सेपरेटली इन डिफिनिट प्रोपोर्शन। सेपरेटली मतलब अलग अलग। यहाँ जिंक है और यहाँ क्या है? टीन। और इसके बाद फिर किसमें डाला गया है? कॉपर में। तो यहाँ भी कॉपर और यहाँ भी क्या है? कॉपर। जिंक और कॉपर के वजह से ब्रास बन के तैयार होगा और टीन और कॉपर के वजह से ब्रॉन्ज बन के तैयार होगा। याद रखना इसको, ठीक है? कॉपी में जल्दी से लिख दो। ऐसे तो नोट्स के लास्ट वाला पेज में सबसे छोटा पार्ट यही बच के रहा होगा, यही लिखा हुआ भी होगा। तो क्या पहले ब्रास आ जाएगा, बाद में ब्रोंज आएगा? ब्रास एंड ब्रोंज, ऑप्शन नंबर सी। स्कूल चलो 10 नंबर असर्शन रीजन आ गया। मेटल्स हाई अप इन द रिएक्टिविटी सीरीज कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम देयर कंपाउंड बाय हीटिंग विद कार्बन। सही बात लिखा हुआ है। मेटल्स हाई अप इन रिएक्टिविटी सीरीज मतलब कि मोस्ट रिएक्टिव मेटल्स कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम देयर कंपाउंड बाय हीटिंग विद कार्बन। नहीं, उन लोग का इलेक्ट्रोलाइसिस होता है। उन लोगों का क्या होता है? इलेक्ट्रोलाइसिस होता है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कैन ऑल्सो बी यूज्ड टू ऑब्टेन मेटल। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है मेटल्स को ऑब्टेन करने के लिए। क्या डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जैसा कुछ हो रहा है? कार्बोनेट, हाँ जी होता तो है। सी कार्बोनेट वाला जब ओर आता है, ठीक है, तो हम लोग कार्बन अगर लगा दिए बगल में, ठीक है, तो उसके वजह से क्या होता है? ऑक्सीजन उसके पास रहता है जब, ठीक है, तो मेटल उसका छोड़ जाता है और ऑक्सीजन किसके साथ चला आता है? कार्बन के साथ चला आता है। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन मेटल्स को ऑब्टेन करने के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, तो ये तुम्हारा क्या हो गया? फॉल्स। और ये क्या हो गया? ट्रू। पहला अगर फॉल्स है तो कौन सा ऑप्शन? डी। तीनों अगर पहला ट्रू है तो ऑप्शन नंबर ए, नहीं तो ऑप्शन नंबर डी, नहीं तो ऑप्शन नंबर सी तक आ जाता है। लेकिन अगर पहला ही फॉल्स हो गया मतलब असर्शन ही फॉल्स हो गया तो कौन सा ऑप्शन चला जाता है? ऑप्शन डी। तो अगर इसको डायरेक्ट एग्जाम में नहीं पता चल रहा है तुमको क्या लिखना है, तो ऐसे लिख सकते हो असर्शन इज फॉल्स एंड रीजन इज ट्रू। ठीक है, जो टेस्ट हम अभी लेते हैं उसमें। ठीक है, 11 नंबर कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड एकदम परेशान करके रखा हुआ रहता है। ठीक है, क्योंकि चैप्टर नंबर 1 या 2 या फिर 3, ठीक है, यहाँ तक हर जगह नाइट्रिक एसिड यूज होते रहेगा। ठीक है, ये इसलिए होता है ना क्योंकि नाइट्रिक एसिड को जब भी हम लोग मेटल्स के साथ लगाते हैं तो जब भी हम लोग एसिड को मेटल्स के साथ लगाते हैं तो हाइड्रोजन गैस देना चाहिए। नाइट्रिक एसिड होते हुए भी मेटल के साथ लग करके हाइड्रोजन गैस ना दे करके क्या दे देता है? वाटर रिलीज कर देता है। ठीक है, इसीलिए नाइट्रिक एसिड इतना ज्यादा पूछा जाता है। ठीक है, केमिस्ट्री के अंदर एक्सेप्शन का इंपॉर्टेंस ज्यादा है। Concentrated nitric acid is diluted by adding water slowly to acid with constant stirring। क्या ये सही बात है? कॉन्सेंट्रेटेड एसिड में पानी मिलाएंगे हम लोग कि पानी में एसिड मिलाएंगे? पानी में एसिड मिलाएंगे। चलो, कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड इज इजिली सॉल्युबल इन वाटर। कोई भी एसिड सॉल्युबल तो है लेकिन इजिली सॉल्युबल नहीं है, लेकिन सॉल्युबल है। तो पहला फॉल्स है क्या? दूसरा ट्रू हो गया। ये भी कौन सा नंबर ऑप्शन हो जाएगा? डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। 12 का ए आ गया। अब यहां से 2 नंबर का क्वेश्चन शुरू होता है। ठीक है, शो द फॉर्मेशन ऑफ मैग्नीशियम क्लोराइड बाय इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर। इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर से दिखाओ मैग्नीशियम क्लोराइड कैसे बनाओगे। अच्छा, मैग्नीशियम क्लोराइड अगर तुम्हारा पहले से तुम लोग पता है तो मैग्नीशियम का वैलेंसी कितना होता है? 2 और क्लोरीन का वैलेंसी कितना होता है? 1। मतलब मैग्नीशियम 1 और क्लोरीन कितना? 2। इतना याद रखो, तब यहां पर लाओ और यहां लिखो मैग्नीशियम कितना इलेक्ट्रॉन्स लास्ट सेल में? 2। और उसके बाद क्लोरीन कितना दिख रहा है वहां से? 2। दिमाग में रखना, वो लिख मत देना कहीं पे।
लिख मत देना इसको बनाते वक्त Cl2, बस सोचने के लिए लिखे वहां पे कि क्लोरीन कितना हम लोग को लिखना है 2, तो यहाँ एक क्लोरीन और यहाँ पर कितना क्लोरीन, एक क्लोरीन। अब क्लोरीन के लास्ट सेल में कितना इलेक्ट्रॉन्स, 2, 2 4, 2 6 और 1 7, 2 2 4 1 7। देखो यहां एक इलेक्ट्रॉन इसके पास चला देंगे, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास और एक इलेक्ट्रॉन कहां दे देंगे जी, इसके पास दे देंगे, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास दे देंगे। क्या मैग्नीशियम का इलेक्ट्रॉन खत्म हो गया लास्ट में, जो दो जो था परेशान रहता नहीं तो। और इसको भी एक इलेक्ट्रॉन चाहिए था, इसके पास मिल गया, इसको भी एक इलेक्ट्रॉन चाहिए था, इसको पास इसके पास भी मिल गया। अब तुमको कम से कम 1 से लेके 20 तक का एटॉमिक नंबर तो सबको याद होना, सबका याद होना चाहिए एकदम डायरेक्टली। जो है इसका लास्ट सेल में कितना इलेक्ट्रॉन्स बचता है ये तक याद होना चाहिए, इसीलिए तुमको पीटा करते थे इन सब चीजों को सुनने के लिए बीच बीच में, ठीक है। याद नहीं रहेगा बाद में दिक्कत होगा। तो क्या हो गया, मैग्नीशियम कितना आ गया, तो मैग्नीशियम तो एक ही था सर, लेकिन इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन लूज करने के लिए था, इसीलिए 2+ लगा। अच्छा क्लोरीन कितना आया है जी, 2 बार आया। क्लोरीन कितना बार आया है, 2 बार आया है। तो यहां पर कितना लिख देंगे, 2 नीचे लिखेंगे, क्लोरीन 2 बार आया। यहां पर क्लोरीन और यहां पर क्या लिखा जाएगा, नहीं नहीं ऐसे डब्बा में बंद करके यहां पर 2 Cl, डब्बा बंद करके 2। अच्छा इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन था ना, 2 2 4 और 2 6 और 1 7, और एक इलेक्ट्रॉन जो हम लोग दिए थे वो ऐसे आया कि नहीं आया, तो क्या बन गया मैग्नीशियम क्लोराइड, ठीक है। नो सर बोलती है, ये सर बोलिए ना, चलो ठीक है। राइट द नेम ऑफ केटायन एंड आयन प्रेजेंट इन द कंपाउंड। केटायन और एनायन का जो नाम है वो लिख दो। केटायन मतलब पॉजिटिव चार्ज वाला, तो केटायन ऐसे लिखेंगे, और केटायन में क्या डॉट डॉट कर करके क्या लिख देंगे, Mg2+, जिसको हम लोग बोलेंगे मैग्नीशियम। केटायन का नाम Mg2+ और मैग्नीशियम। उसके बाद एनायन बोल रहा है, तो एनायन लिख करके एनायन, और उसके बाद फिर क्या लिखेंगे, Cl- और ऑक्सीजन, Cl- और ऑक्सीजन। Cl2 मत लिख देना है यहां पर भी, Cl-, क्लोरीन पे माइनस। शिवम क्यों उतना दूर से गप करने आया है। हाउ इज जिंक एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम इट्स ओर। जिंक कैसे एक्सट्रैक्ट हो सकता है अपने ओर से। जिंक का रिएक्टिविटी सीरीज अगर पढ़ो, ठीक है, जिंक का अगर रिएक्टिविटी सीरीज पढ़ो, ठीक है, तो जिंक शायद मॉडरेट रिएक्टिव के अंदर आता है। और मॉडरेट रिएक्टिव के जो मेटल्स होते हैं वो तो या तो कार्बोनेट के फॉर्म में रहते हैं, नहीं तो फिर सल्फाइड के फॉर्म में रहता है। अच्छा जिंक याद करो कौन सा फॉर्म में होता है, कार्बोनेट के फॉर्म में ज्यादातर होगा कि सल्फाइड के फॉर्म में ज्यादातर होगा, सल्फाइड के फॉर्म में। तो जिंक अगर सल्फाइड के फॉर्म में है मतलब कि जिंक के साथ सल्फर लगा हुआ होगा। जिंक के साथ क्या लगा हुआ होगा, सल्फर, तो Zn(S). अच्छा जिसके पास सल्फर है मतलब S है, S के बगल में R आता है, R फॉर रोस्टिंग, R फॉर रोस्टिंग, मतलब जिंक सल्फाइड का क्या होगा जी, रोस्टिंग होगा। अच्छा रोस्टिंग हम लोग किसका करते हैं, जिसके पास ऑक्सीजन नहीं होता है। अब इसको कैसे याद रखते हैं कि रोस्टिंग जिसके पास ऑक्सीजन नहीं होगा उसी का करेंगे। इसको ऐसे याद रखा करते थे कि अगर ऑक्सीजन नहीं है इसका मतलब दो को पहले याद रखते थे, कार्बोनेट और रोस्टिंग, कार्बोनेट और रोस्टिंग। कार्बोनेट मतलब CO3, अगर कार्बोनेट इस साथ रहता ZnCO3 तो इसके पास तो पहले से ऑक्सीजन रहता। अरे CO कार्बोनेट लगा हुआ है मतलब इसके पास पहले से ऑक्सीजन रहता, इसके पास कार्बोनेट नहीं है, इसका क्या मतलब है, इसके पास कार्बोनेट नहीं, इसका क्या मतलब है कि इसके पास ऑक्सीजन नहीं है। और अगर ऑक्सीजन नहीं तो इसको हीट देंगे इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। हीट नहीं, अगर ऑक्सीजन नहीं है तो ऑक्सीजन देंगे, और अगर ऑक्सीजन रहता तो बिना ऑक्सीजन के हीट देते, इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो इसके पास तो ऑक्सीजन नहीं है तो यहां पर क्या करेंगे, हीट देंगे, और यहां क्या लिख देंगे, इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, पूरा लिखना इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। तो ये क्या बना करके देगा हम लोगों को, ZnO+SO2, ठीक है। क्या यहाँ जिंक ऑक्साइड आ गया है, अगर ऑक्साइड के फॉर्म में आ चुका है तो हम लोग यहां से कार्बन लगा देंगे, तो ऑक्सीजन को कार्बन खींच लेगा। तो ई वाला रिएक्शन तो पहला चैप्टर में पढ़ा है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट सब लिखने के लिए, ZnO+ कार्बन। तो यहां से क्या बन जाएगा, Zn
को अलग कर दिया जाएगा और कार्बन जो ऑक्सीजन अपने पास खींच लेगा, तो यहां से CO2। क्या क्लियर है? जिंक निकल गया है। यहां से राइट केमिकल इक्वेशन फॉर द रिएक्शन दैट अकर ड्यूरिंग दिस प्रोसेस। इस प्रोसेस में कौन कौन रिएक्शन होगा? तो 2 रिएक्शन हो रहा है। अच्छा, कार्बन मोनोऑक्साइड। अच्छा, एक चीज और, इस टाइम पे हम लोग अब थोड़ा सा याद कर लेते हैं ना, एक्सट्रैक्शन कैसे कैसे किया करते थे। ठीक है, वो याद कर लेंगे, ये खत्म होने दो यहाँ तक। ठीक है, अगला ऑब्जेक्टिव आने से पहले हम लोग एक्सट्रैक्शन एक बार याद कर लेंगे, ब्लैंक नहीं बैठना, क्योंकि कैल्सिनेशन एंड रोस्टिंग जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है। 2 नंबर का इसको बहुत बार पूछा गया है, कैल्सिनेशन एंड रोस्टिंग। स्कूल में भी पढ़ रहा होगा तो ये पक्का बताया गया होगा कि कैल्सिनेशन रोस्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको पूछा जाता है। अच्छा, कैल्सिनेशन रोस्टिंग के अलावा रिफाइनिंग, एक्सट्रैक्शन से क्वेश्चन बहुत कम आता है जी। ठीक है, एक्सट्रैक्शन अगर 2 याद कर लिए तो हम लोग पूरा खत्म। 1 इलेक्ट्रोलाइसिस याद कर लें, ठीक है, और जिंक वाला एक्सट्रैक्शन, और नहीं तो फिर एगो कार्बोनेट, एगो सल्फाइड वाला और एगो कार्बोनेट वाला अगर याद कर लें, 3 एक्सट्रैक्शन याद कर लें। तो आता नहीं है ज्यादातर, ठीक है, लेकिन फिर भी याद कर लेंगे। ज्यादातर कौन पूछा जाता है? रिफाइनिंग पूछा जाता है। ठीक है, चलिए। इन कॉमन प्रैक्टिस सिल्वर इज रिकवर्ड फ्रॉम सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन। कॉमन प्रैक्टिस, सिल्वर कहां से निकाला जाता है? सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन बाय द यूज ऑफ कॉपर मेटल। कौन सा मेटल इस्तेमाल किया जा रहा है? कॉपर। क्यों इस्तेमाल किया जाता है वो कॉपर मेटल का? क्योंकि सिल्वर से ज्यादा रिएक्टिव है कॉपर। ठीक है, ताकि हम लोग सिल्वर को अलग कर दें और सिल्वर के साथ जो नाइट्रेट है वो कॉपर के पास चला है, इसीलिए ना इस्तेमाल होता होगा। चलिए और पढ़ते हैं। नेम द टाइप ऑफ रिएक्शन दैट टेक्स प्लेस इन दिस प्रोसेस। कौन सा रिएक्शन इसमें लग रहा है? तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन लग रहा है। कौन सा रिएक्शन लग रहा है? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन लग रहा है। एंड गिव द केमिकल इक्वेशन ऑफ द रिएक्शन इन्वॉल्व। और केमिकल इक्वेशन भी दे दो जो इस रिएक्शन में चल रहा है। नेम द मेथड यूज्ड फॉर रिफाइनिंग ऑफ सिल्वर। सिल्वर का रिफाइनिंग के लिए कौन सा मेथड इस्तेमाल करते हैं? सिल्वर का रिफाइनिंग हम लोग पढ़े थे, लीस्ट रिएक्टिव मेटल्स का पढ़े हो? कौन सा मेथड होता है उसका? क्योंकि हमको जहां तक याद है सिल्वर है यूज्ड फॉर रिफाइनिंग ऑफ सिल्वर। अच्छा, रिफाइनिंग पूछ रहा है। रिफाइनिंग में तो हम लोग इलेक्ट्रोलाइसिस ही यूज कर रहे थे ना, तो और क्या। हमको लगा एक्सट्रैक्शन पूछ रहा है। एक्सट्रैक्शन तो हम लोग सिल्वर का नहीं पढ़े हैं जी। सिल्वर का एक्सट्रैक्शन पढ़े हो? ये हाँ बोल रहा था। किसका किसका पढ़े हैं? हाइड्रोजन से ऊपर वाले का ही पढ़ा होगा, हाइड्रोजन से नीचे का हम लोग एक्सट्रैक्शन नहीं पढ़ते। एक कॉपर ऑक्साइड भले पढ़ लेते हैं। कॉपर ऑक्साइड को हम लोग ये कार्बन के साथ देंगे तो कॉपर और कार्बन डाइऑक्साइड, या फिर कॉपर ऑक्साइड के सामने सल्फर भी अगर रख देते हैं, ठीक है, तो वो भी लेके निकल जाएगा, कॉपर अलग बच जाएगा। ठीक है, यहां देखो, कॉमन प्रैक्टिस रिकवर्ड फ्रॉम सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन बाय द यूज ऑफ कॉपर मेटल। हेलो, सिल्वर को हम लोग रिकवर करने के लिए, मतलब सिल्वर को निकालने के लिए हम लोग क्या इस्तेमाल करते हैं? कॉपर मेटल। यहां देखो, सिल्वर जो है कौन सा फॉर्म में होगा? सिल्वर नाइट्रेट, AgNO3। ये कौन सा फॉर्म में? AgNO3। इसके सामने हम लोग क्या लिखते हैं? कॉपर। कौन सा रख देंगे? कॉपर। कॉपर जो है Ag से ऊपर है रिएक्टिविटी सीरीज में। ठीक है, बहुत सारा पढ़ते हैं। फिर हाइड्रोजन के बाद आता है कॉपर, कॉपर के बाद आता है Ag मतलब सिल्वर, और सिल्वर के नीचे आता है Au मतलब गोल्ड, और उसके नीचे प्लेटिनम। ये लास्ट 3-4 गो है। हाइड्रोजन के बाद कौन कौन है? कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम। अच्छा, तो कॉपर तो सिल्वर से ऊपर है, मतलब ज्यादा अमीर है, तो सिल्वर को छुड़वा लेगा और कॉपर किसके साथ बॉन्ड बना लेगा? NO3 के साथ। ठीक है, तो यहां पर क्या हो जाएगा? Cu का तो वैलेंसी 2 होता है। Cu का वैलेंसी कितना होता है? 2। और NO3 का वैलेंसी कितना है? तो यहां पर क्या हो जाएगा? Cu NO3 को कितना बार घेर लेगा? तो लास्ट में क्या बचाएगा? सिल्वर। ठीक है, सिल्वर निकल गया। तो जो रिएक्शन लग रहा था वो रिएक्शन यहाँ पे दिखा दिए। 1 नंबर इस पे हो गया। नेम द टाइप ऑफ रिएक्शन दैट टेक्स प्लेस इन दिस प्रोसेस। इस प्रोसेस में कौन सा ये रिएक्शन हुआ है? तो एक मेटल और एक कंपाउंड, उधर भी एक मेटल और एक कंपाउंड। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। कौन सा रिएक्शन बोलते हैं? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। गिव केमिकल इक्वेशन ऑफ द रिएक्शन इन्वॉल्व। ये तो दे चुके हैं ना। नेम द मेथड यूज्ड फॉर रिफाइनिंग सिल्वर। सिल्वर को रिफाइन करने के लिए तुम लोग कौन सा मेथड इस्तेमाल करोगे? तो क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रोलाइसिस।
अगला 14 नंबर क्वेश्चन। शिवम फुटा जाएगा तुम झूठ का। हाँ क्या वीडियो बना करके अब वायरल होगा 16। बताओ बाबू, कुछ दिन पहले ना तुम्हारे बारे में बोल रहे थे, ठीक है, बहते रह जाता तुम। डिजाइन एंड एक्टिविटी, ठीक है, वो तो छान लिया गया एक दिन, वो अलग बात है। डिजाइन एंड एक्टिविटी टू शो, डिजाइन एंड एक्टिविटी शो दैट मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, गुड कंडक्टर ऑफ हीट। हीट का गुड कंडक्टर है मेटल, ठीक है, गुड कंडक्टर है मेटल, ठीक है। इसके लिए एक एक्टिविटी करो एंड हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट्स, और इसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होता है इसके लिए भी। अच्छा, ये एक हम लोग पढ़े हुए हैं एक्टिविटी, ठीक है, मेटल एंड नॉन मेटल के अंदर। देखो ऐसे कर करके एक रॉड लगवाए थे और इसके ऊपर यहां पर जो है क्या बोलते हैं उसको, मोम लगवा करके, और छोटा छोटा आयरन नेल्स लगवाए थे। यहां पर क्या था, छोटा छोटा आयरन नेल्स लगवा दिया गया था। क्या ये एक्टिविटी लिखे थे बोर्ड पे ऐसे करके? अरे याद है जी, ठीक है। और यहाँ पर क्या है, बर्नर लगा हुआ है। यहाँ पर क्या लगा हुआ है, बर्नर लगा हुआ है, ठीक है, जो भी है जैसे दिखाना है तुमको बर्नर, ठीक है, पोल वोल बना दिए हैं। यहाँ पर बर्नर लगा हुआ है, ठीक है। अच्छा, इसके वजह से क्या हो जाएगा, इसके वजह से क्या हो जाएगा, यहाँ पर हीट चलेगा, ठीक है। अगर ये टोटल, ये पूरा जो रॉड है वो मेटल का रॉड है, हीट जाएगा, ठीक है, तो सबसे पहले ये गर्म हो करके यहाँ से, यहाँ जो मोम से चिपका हुआ ये सबसे पहले पिघल जाएगा, ठीक है। उसके बाद ये पिघलेगा, फिर बाद में ये पिघले। इसका क्या मतलब है कि हीट जो है यहाँ से धीरे धीरे ट्रांसफर होते इधर जा रहा है, ठीक है। और क्या ये तुरंत हो जाएगा क्या? नहीं, छोटा तो कम, यस, कम अमाउंट ऑफ अगर जो हीट प्रोड्यूस किया गया है यहाँ पे, तो फिर यहाँ से जो ये मोम का बत्ती है, मोम जो है वो एक या दो तो पिघल जाएगा, सब नहीं पिघल पाएगा, ठीक है। बहुत ज्यादा है, लार्ज अमाउंट ऑफ हीट जब दिया जाएगा तब सब पिघलेगा, ठीक है। इसका मतलब कि अच्छा, लेकिन ये जो मेटल है, ठीक है, ये सबको पिघला दे रहा है, ये जो मोम है ये सबको पिघला दे रहा है, लेकिन जो ये मेटल है क्या खुद मेल्ट हो रहा है क्या उतना हीट में? नहीं हो रहा। इसका क्या मतलब है कि जो मेटल हम लोग यूज कर रहे हैं, ठीक है, इस मेटल का मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगा, इस मेटल का मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगा। यहां पर पिघल करके छूट तो रहा है लेकिन ये खुद नहीं पिघल रहा है। क्लियर है? तो इसका एक्टिविटी प्रॉपर 2 नंबर का है, तो उसी के हिसाब से लिखना है। एक तो फोटो जैसा 3 मार्क्स का है, ठीक है, एक तो फोटो जैसा है वैसा बनाओगे ही, ठीक है। अब जब भी बनाते हो तो पेंसिल का इस्तेमाल करो, तो साइंस के एग्जाम में पेंसिल लेकर के जाना मस्ट है, समझ गए। या फिर मैथ्स का एग्जाम, मैथ के एग्जाम में जहां कहीं फिगर बनाओ, ठीक है, पेंसिल से जहां कभी इंपॉर्टेंट लगे कि बनना ही चाहिए वहां पे बना दो। ऐसे नहीं कि मन में ही सॉल्व कर देंगे या क्वेश्चन में तो फिगर दिया हुआ ही है, ये सब उपाय नहीं लगाना है। सर क्वेश्चन में फिगर दिया हुआ था, ठीक है, वो तुम्हारा फेयर कॉपी तक ठीक था। अब यहाँ पे ये स्टेप वगैरह जैसे जैसे लिखना है, ठीक है, कि एक मेटल रॉड लेंगे, उसमें फिर ये मोम के लिए हम लोग क्या इस्तेमाल कर सकते हैं, वैक्स, ठीक है, वैक्स लगा करके स्टिक आयरन नेल्स onto the wax, place the burner near the metal rod, it will start melt after 2-3 hours later, ठीक है, तुरंत नहीं मेल्ट करने लग जाएगा, कम से कम आधा एक घंटा बाद मेल्ट करना शुरू होगा। तुम्हारे पास कितना ज्यादा हीट होगा जी, गैस बर्नर से तुम कितना ज्यादा हीट निकलवा सकते हो, ठीक है। ये तो चलो आधा घंटा बाद या 1 घंटा बाद मेल्ट कर भी जाए, क्या ये सब मेल्ट करने लग जाएगा? नहीं, ये नहीं लिख देना है। जैसे हम लोग बर्नर प्लेस के इट स्टार्ट्स मेल्टिंग, एकदम रोना धोना शुरू कर दिया, सब तुरंत छोड़ दिया अपना, ऐसा तो नहीं है। अच्छा, ए बी सी सब का नाम भी दे देंगे, ए बी सी डी ई, पूरा प्रॉपर तरीका से, ठीक है। लिखेंगे कि फर्स्ट ऑफ ऑल पिन फ्रॉम ए विल रिमूव ड्रॉप, या फिर पिन फ्रॉम ए विल बी रिमूव फ्रॉम द मेटल, या फिर इट विल अनस्टिक फ्रॉम द मेटल रॉड, ऐसे करके, तो फिर बाकी बात लास्टली ए ये छूटेगा। अच्छा, इसके बाद एक चीज और लिखना है कि इसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होता है, ठीक है। बोलेंगे इतना हीट लगातार देने के बाद भी द मेटल रॉड डज नॉट मेल्ट, सो वी कैन से दैट इट्स मेल्टिंग पॉइंट इज हाई, ठीक है। कितना 14 तक हो गया है? छिपकली है, देखो हाँ जी,
बोर्ड के अंदर से निकल गया। भाग भाई, साइंस पढ़ना पड़ेगा तुमको। ये ज्यादा ऊपर चला गया। अरे यार, हाँ नहीं नहीं, आगे नहीं बढ़ गया हमको लगता है। साइलेंस, पेज ऊपर नीचे हो गया होगा। नहीं नहीं, वो भी नहीं हुआ है। ये वाला जो पार्ट है वो नीचे आना चाहिए था किसी केस स्टडी के साथ, ठीक है, वो नहीं है। अच्छा मिलेगा ये कहाँ, इधर कहीं भी। अच्छा देख लेते हैं फिर भी, और करके होगा। सो द इंफॉर्मेशन, सो द फॉर्मेशन ऑफ एल्युमिनियम नाइट्राइड, एल्युमिनियम नाइट्राइड बाय द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, बाय द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लिखा हुआ है, ठीक है। एल्युमिनियम नाइट्राइड बाय द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अच्छा, एल्युमिनियम का कितना वैलेंसी होता है? 3। एल्युमिनियम के लास्ट सेल में कितना इलेक्ट्रॉन? 3 इलेक्ट्रॉन। एल्युमिनियम का टोटल नंबर ऑफ एटॉमिक नंबर होता है 13, ठीक है। पहला पे गया 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरा पे 8, 2 और 8 10, लास्ट में कितना बचा? 3 इलेक्ट्रॉन बचा। नाइट्रोजन के लास्ट, नाइट्रोजन का टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 7, नाइट्रोजन के ऊपर टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 7, ठीक है। तो पहला पे गया 2, लास्ट पे कितना होना चाहिए? 5, 2 और 2 4 और 1 5। तो क्या एक इलेक्ट्रॉन यहां जाएगा, फिर दूसरा इलेक्ट्रॉन जाएगा और फिर तीसरा इलेक्ट्रॉन जाएगा। कितना इलेक्ट्रॉन यहां पर आना पड़ेगा? 3 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इसको 3 इलेक्ट्रॉन का जरूरत भी है, ठीक है। तो इसका 5 पहले से था, 3 इधर आ गया, इसका 3 खत्म भी हो गया, ठीक है। तो ये बॉन्ड ऐसे बना लेगा। अच्छा, बॉन्ड कैसा हो जाएगा? तो Al पे क्या चला जाएगा? 3+, और उसके बाद फिर N जो है, इस पर 3 इलेक्ट्रॉन आया तो 3-, एक ही N के पास 3 इलेक्ट्रॉन, तो N पर 3-, लेकिन 5 इलेक्ट्रॉन लगा दो, 2 और 2 4 और 1 5। 5 इलेक्ट्रॉन पहले से जो था वो क्रॉस के फॉर्म में, और 3 को जो आया वो डॉट के फॉर्म में, 3 को इधर ट्रांसफर हुआ था, 3 को दूसरा इलेक्ट्रॉन था ना, ऐसे करके दिखाएंगे, ठीक है। तो ये A नंबर क्वेश्चन। अच्छा, B का भी दूसरा पार्ट है। नाम मतलब इसका लिखा हुआ है ना यहाँ पे नाम, देखो ALN लिखा हुआ पहले से। कहाँ प्लस? अच्छा नहीं नहीं, यहाँ डायरेक्ट हम कंपाउंड दे दिए, डायरेक्ट ये कंपाउंड दिए। इसको तुमको लिखना है वैसे, तो इसको ऐसे लिखना पड़ेगा, Al3+ N3- गिव्स ऐसे, ठीक है। इसको ऐसे, इसको ऐसे 2 2 4 1 5 ऐसे करके तब लिखेंगे, ठीक है। चलिए यहाँ आते हैं। अच्छा, एक और चीज, आयनिक कंपाउंड्स आर सॉलिड्स। आयनिक कंपाउंड क्या होता है? सॉलिड्स एंड आर जनरली ब्रिटल एंड ब्रेक इनटू पीसेस व्हेन प्रेशर इज अप्लाइड। ये ब्रिटल होता है, जब प्रेशर अप्लाई किया जाएगा तब आसानी से टूट भी सकता है। गिव रीजन टू जस्टिफाई द स्टेटमेंट। इसको कैसे जस्टिफाई करोगे? तो जनरली हम लोग जानते हैं ब्रिटल इन नेचर नॉन मेटल्स होते हैं। जनरली ब्रिटल इन नेचर कौन होता है जी? नॉन मेटल होता है। लेकिन आयनिक कंपाउंड के बारे में बोल रहा है कि ब्रिटल है, मतलब कि टूट सकता है, ठीक है, जब इसके ऊपर प्रेशर अप्लाई किया जाएगा। सोचिए, तब तक ये आविष्कार को चालू रहने देते हैं, गर्म हो रहा है। आयनिक कंपाउंड ऑफ सॉलिड, ठीक है, ये सॉलिड है। इसको तुम बोल रहे हो कि मोल्टेन स्टेट में ले जाएंगे तो फिर इसका आयंस अलग हो जाएगा। अरे मोल्टेन स्टेट में जाने के बाद आयंस अलग हो जाएगा, सही बात है। इसको तुम ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड बोल सकते हो, लेकिन ये ब्रिटल इन नेचर जो बोल रहा है कि ब्रिटल होता है और प्रेशर अप्लाई करने पर हम लोग इसको ब्रेक भी कर सकते हैं, ठीक है। अगर आयोनिक बॉन्ड बना रहा है, ठीक है, आयोनिक कंपाउंड जनरली इसका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट सब ज्यादा होता है, ठीक है, मतलब कि इसको तोड़ना जो है उतना आसान होता नहीं है। लेकिन जब प्रेशर अप्लाई करेंगे, दिस प्रेशर विल ओवरकम थ्रू द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सो दैट वी कैन ब्रेक देम इनटू पीसेस।
जब हम किसी ऑब्जेक्ट को पीस में ब्रेक कर सकते हैं ना, उसको हम लोग ब्रिटल नेचर बोलते हैं। ठीक है, उसके आयंस को ब्रेक कर देने को ब्रिटल नेचर नहीं बोला जाता है। ठीक है, जब हम लोग प्रेशर, ये 1 नंबर का सवाल है। ठीक है, इसको कैसे लिखेंगे? ठीक है, इसको सीधा सीधा लिखेंगे, जब हम प्रेशर अप्लाई करेंगे, दिस विल ओवरकम थ्रू द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सो दैट इट कैन ब्रेक इनटू पीसेस। हो गया। राइट बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन फॉर द रिएक्शन दैट अकर व्हेन स्टीम इज पास्ड ओवर रेड हॉट आयरन। रेड हॉट आयरन मतलब बहुत ही ज्यादा गर्म आयरन है, इसके ऊपर क्या स्टीम पास किया जा रहा है? स्टीम मतलब क्या है? H2O गैसियस फॉर्म में पास किया जा रहा है, तो Fe सॉलिड फॉर्म में है और प्लस H2O गैस फॉर्म में है। क्या बना देगा यहाँ पे? नेचुरल गैस इज बर्न्ट इन एयर। नेचुरल गैस मतलब CH4, इसको एयर में जलाया गया है। ठीक है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन भी पढ़े हैं इसका। ठीक है, ग्लूकोज रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन इन द सेल ऑफ आवर बॉडी एंड प्रोवाइड्स एनर्जी। ग्लूकोज C6H12O6 ये क्या बना देगा? ठीक है, तो ये लगता है 3 अलग अलग जगह का क्वेश्चन दे दिया है। नहीं, स्टीम वाला तो चलो यहां से क्वेश्चन है, ये मिलाकर क्वेश्चन था। ये Fe और H2O दोनों मिलेगा तो क्या बनाएगा? Fe3O4। याद है कि Fe2O3 बना देगा, Fe3O4। और कुछ बचा क्या यहाँ पे? हाइड्रोजन बचा प्लस H2 या फिर H2O, याद नहीं तो है। अरे नहीं, हाइड्रोजन यहाँ बनेगा, वो तो ठीक है, याद नहीं। ये तो Fe3O4 बनता है। ठीक है, Fe2O3 नहीं बनता है यहाँ पे। Fe2O3 कब बनता है? जब आयरन रस्ट के टाइम पे नहीं। Fe2O3 कब बनेगा? जब रस्ट के टाइम पे। कब? जब वहां पे वाटर भी रहे, ठीक है, और वहां पे ऑक्सीजन भी रहे, दोनों आता है तब Fe2O3 बनता है। ये चीज याद रखना है। ठीक है, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? आयरन 2,3 ऑक्साइड। इसको क्या बोलते हैं? आयरन 2,3 ऑक्साइड। CH या फिर मैग्नेटाइट। CH4 को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवा दो तो क्या बना देगा? CO2 प्लस H2O, CO2 प्लस H2O प्लस हीट एंड लाइट। हीट और लाइट भी देता है। ठीक है, वो नहीं भी लिखेगा कोई दिक्कत नहीं, लेकिन CO2 प्लस H2O। यहाँ C6H12O6 और ऑक्सीजन, तो यहां पर क्या हो जाएगा जी? CO2 प्लस H2O प्लस ATP। यही होता है ना, CO2 प्लस H2O प्लस ATP। अच्छा, याद नहीं भी आता है ना रिएक्शन, तो थोड़ा सा बुद्धि लगाओ इस सब में। ठीक है, चलो उसमें नहीं लगाया जा सकता, इसमें कार्बन और ऑक्सीजन मिला के कार्बन डाइऑक्साइड लिख देंगे, हाइड्रोजन ऑक्सीजन मिला करके वाटर लिख देंगे, H2O, खत्म हो गया रिएक्शन। ठीक है, अच्छा इसमें देखो तो ग्लूकोज हमारा बॉडी में जाता है, ऑक्सीजन जब हम लोग अंदर लेते हैं, किस लिए अंदर लेते हैं? ताकि रेस्पायरेशन हो सके, ग्लूकोज को तोड़ सके, है ना। ग्लूकोज को ब्रेक करके हमको एनर्जी मिलता है। फिर हम लोग सांस जब छोड़ते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाता है। कैसे निकलता होगा? अंदर में बनता होगा कार्बन डाइऑक्साइड तब ना, तो यहीं पर ना बन रहा होगा जी, तो कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा। हमारी बॉडी को पानी भी चाहिए, वो भी थोड़ा बहुत पानी यहाँ से मिल जाता है। एक तो हम लोग पानी पीते हैं, यहाँ से भी पानी मिल जाता है। ठीक है, नहीं तो फिर CO2 लिखने के बाद तुमको नहीं लगेगा कि हाइड्रोजन अकेला बच गया, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के साथ कौन सा मिल करके बनाया जाएगा? H2O ही बनाया जाएगा। अच्छा, एनर्जी भी मिल रहा है वो ATP के फॉर्म में, तो ATP लिख देंगे। हो गया। हाँ, जो आयरन है वो स्टीम के साथ ही क्यों रिएक्ट होता है? आयरन स्टीम के साथ, क्योंकि आयरन ज्यादा रिएक्टिव मेटल के अंदर नहीं है, वो मॉडरेट रिएक्टिव, और मॉडरेट रिएक्टिव से भी ज्यादा नीचे चला जाएगा। 3 पार्ट्स में इसको डिवाइड किया गया था रिएक्टिव, मोस्ट रिएक्टिव मेटल्स के अंदर। तो मोस्ट रिएक्टिव मेटल्स जो है वो ऑक्सीजन या फिर ऐसे भी हम लोग छोड़ देते हैं। ठीक है, तो नेचुरल इन्वायरमेंट में भी वो रिएक्टिव है। ठीक है, क्योंकि वो ज्यादा टेंडेंसी है उसके पास अपना इलेक्ट्रॉन्स को शेयर कर लेने, अपना इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर देने का। ठीक है, वो किसी के साथ भी रिएक्ट होने के लिए तैयार होता है। जिसका जितना ज्यादा टेंडेंसी है रिएक्ट करने का, ठीक है, उसके हिसाब से वो रिएक्ट हो रहा है। जैसे कि हम लोग मॉडरेट रिएक्टिव मेटल्स के अंदर जब आते हैं, ठीक है, तो ये तुम्हारा मैग्नीशियम हो गया या फिर एल्युमिनियम हो गया, नहीं एल्युमिनियम नहीं, मैग्नीशियम, बैरियम जो है, ठीक है, तो ये सब हॉट वाटर के साथ ही रिएक्ट होता है, क्योंकि इसके पास टेंडेंसी नहीं है उतना ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर देने का, जिसके वजह से इसको एक्साइट किया जाता है, इसके इलेक्ट्रॉन्स को लूज करवाने के लिए। ठीक है, तो लूज करवाने के लिए एक्साइट कैसे करवाया जा सकता है? उछलाया, इसको हम लोग ऐसे समझाने के लिए बोलते हैं कि उछलाया जाना चाहिए। ठीक है, तो जब तुमको ये मतलब कि
फर्श पे अगर तुम चल रहे हो गर्मी के दिन में, ठीक है, तो तुम्हारा पैर ज्यादा नहीं उछल रहा है, तो तुमको तुम्हारा चप्पल को खुलवा करके और जो 12 या 2 बजे की दोपहर है उसमें रोड पर अगर चलवाया जाए तो देख तो कैसे उछलता है, ठीक है। तो वो एक्साइट करवाना हुआ मेटल्स को, ठीक है। जब हम लोग हॉट वाटर उसके साथ दे देते हैं तो वो एक्साइट करवा देता है उसके इलेक्ट्रॉन्स को, जिसकी वजह से वो रिएक्ट हो जाता है। अच्छा, आयरन और एल्युमिनियम और जिंक, ये तीनों जो है ये उतना ज्यादा रिएक्टिव नहीं होता, ठीक है, ये और भी ज्यादा एक्साइट करवाना चाहता है, ठीक है। इसीलिए हम लोग स्टीम, जो कि सबसे ज्यादा एनर्जी इसी के अंदर होता है, अच्छा वाटर या वाटर हॉट फॉर्म में या फिर वाटर स्टीम फॉर्म में, सबसे ज्यादा एनर्जी किसके पास होता है? स्टीम में होता है। इसीलिए स्टीम लगता है यहाँ पे इसको, इसके इलेक्ट्रॉन्स को एक्साइट करवाने के लिए, ताकि ये बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट कर सके। क्लियर है? चलिए, with the help of balanced chemical equation state the process of extracting mercury। मरकरी का एक्सट्रैक्शन बोल रहा है जी, फ्रॉम इट्स सोर्स। सिनाबार भी लिख दिया, सिनाबार मतलब HgS, सिनाबार लिखा है यानी कि HgS, ठीक है। और कॉपर फ्रॉम सल्फाइड, और कॉपर का भी एक्साइट, ये क्या बोल रहा है तुम्हारा, एक्सट्रैक्ट करने के लिए। तो इसको करने से पहले थोड़ा सा हम इनरिचमेंट ऑफ फोर्स के बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। उससे भी पहले हम लोग लिख लेते हैं रिएक्टिविटी सीरीज को। पब्लिक सर्विस कमीशन में आज जाना इतना टफ लगता है कि मैं समझ गया, ठीक है। अच्छा, मोस्ट रिएक्टिव मेटल्स के अंदर हम लोग कौन दोनों को ले रहे हैं? इसको, मोस्ट रिएक्टिव मेटल्स। उसके बाद फिर अगर जो हम इनरिचमेंट ऑफ फोर्स के हिसाब से देख रहे हैं, ठीक है, फिर कौन सा आ जाएगा? कैल्शियम, मैग्नीशियम, ठीक है। अरे इससे भी पहले हम लोग वो कर लेना कि वाटर के साथ रिएक्शन, फिर हॉट वाटर के साथ रिएक्शन और स्टीम के साथ रिएक्शन, ठीक है। तो कैल्शियम और ये कोई भी वाटर, ठीक है, ठंडा पानी के साथ भी ये रिएक्ट हो जाता है। कौन 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 है? पोटेशियम और सोडियम। लेकिन अगर जो इन दोनों को रिएक्ट करवाना चाहते हैं, कैल्शियम और मैग्नीशियम को, तो कौन सा पानी चाहिए? हॉट वाटर। कैसा पानी चाहिए जी? गर्म पानी चाहिए। और अगर एल्युमिनियम, जिंक और आयरन को रिएक्ट करवाना चाहते हो, ठीक है, तो ये कैसा चाहिए हम लोग को? स्टीम। स्टीम मतलब H2O ही चाहिए, लेकिन गैस फॉर्म में। स्टीम मतलब गैस, H2O चाहिए। अच्छा, ये सब के साथ कुछ भी कर लो, वाटर और इन लोग के बीच में रिएक्शन नहीं होगा। क्लियर है क्या? चलिए, कहां कॉपर तक हो रहा है जी? लीड, कॉपर, सिल्वर, आयरन, ये सब के साथ रिएक्शन नहीं हो रहा। तो 2 2 और यहां 3। क्लियर है यहां तक? अच्छा, इसके बाद फिर इसमें बस एक रिएक्शन एक्स्ट्रा तुम लोग को याद रखना है। एक रिएक्शन क्या एक्स्ट्रा याद रखना है? आयरन वाला, कि यही सबसे ज्यादा दिक्कत करेगा, क्योंकि जिंक के साथ रिएक्शन करवाओगे ZNO बनाएगा, ठीक है, ये Al2O3 बनाएगा, ये सब ना वैलेंसी के हिसाब से बना देगा। लेकिन आयरन जब इसके साथ रिएक्शन करवाते हैं ना, तो ये वाला रिएक्शन बना देता है Fe3O4। ये याद करने वाला रिएक्शन है, रिमेंबर, ठीक है। अच्छा, इसके बाद फिर हम लोग रिएक्टिविटी सीरीज के हिसाब से अगर बात करें, तो मोस्ट रिएक्टिव मेटल्स जो होते हैं उनको हम लोग एक्सट्रैक्ट कैसे किया करते हैं? मोस्ट रिएक्टिव मेटल्स अपने क्लोराइड के फॉर्म में होगा। मोस्ट रिएक्टिव मेटल्स अपना कैसा फॉर्म में होगा? सुन लो, क्लोराइड के फॉर्म में होगा, ठीक है। और इसको हम लोग मोल्टेन स्टेट में ले जाते हैं। पहले क्या करते हैं? इसको मोल्टेन स्टेट में ले जाते हैं और इसका क्या करवा देंगे? इलेक्ट्रोलाइसिस। क्या करवा देंगे? इसका इलेक्ट्रोलाइसिस करवा देंगे, ठीक है। अच्छा, एक चीज तो ये मोस्ट रिएक्टिव मेटल्स के लिए। अच्छा, मिडिल रिएक्टिविटी या फिर जिसको हम लोग बोलते हैं मॉडरेट रिएक्टिविटी सीरीज में जो आ रहा है, मतलब बीच में जो आ रहा है, ठीक है, तो उन लोगों को हम लोग कैसे निकालते हैं? से कैल्शियम हो गया, कैल्शियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, एल्युमिनियम, जिंक, आयरन, ये सब जो होता है ये अपना कार्बोनेट के फॉर्म में, नहीं तो फिर सल्फाइड के फॉर्म में होगा। कौन सा फॉर्म में हो सकता है? कार्बोनेट के फॉर्म में, नहीं तो फिर सल्फाइड के फॉर्म में हो सकता है।
कार्बोनेट या सल्फाइड के फॉर्म में जब होगा तो सल्फाइड में एस आया, एस के बगल में कौन होता है आर, एस के बगल में कौन होता है आर, तो जो सल्फाइड के फॉर्म में होगा उसको रोस्टिंग कर देंगे, रोस्टिंग कर देंगे। अच्छा रोस्टिंग क्या होता है, तो रोस्टिंग जो है वो हीट करना इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, क्योंकि इसके पास ऑक्सीजन नहीं है तो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हीट होगा। तो रोस्टिंग इज ए प्रोसेस इन विच मेटल ये ओर इज हीटेड इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, इसको हम लोग क्या बोलते हैं इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। और कार्बोनेट में पहले से ऑक्सीजन है। अच्छा एगो रोस्टिंग तो हो गया, तो अब बचा कैल्सिनेशन, सी से कार्बोनेट और सी से कैल्सिनेशन, ठीक है। अच्छा कैल्सिनेशन पहले से ऑक्सीजन है तो यहां पे ऑक्सीजन देने की जरूरत नहीं है, तो यहां पर बोलते हैं कि हीट करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ, इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है क्या। अच्छा लो रिएक्टिविटी वाला जो रहता है एलिमेंट, लो रिएक्टिविटी के जो एलिमेंट्स हैं, ठीक है, वो कैसे एक्सट्रैक्ट होगा, तो वो सिर्फ और सिर्फ सल्फाइड के फॉर्म में होता है, वो सिर्फ और सिर्फ कैसा फॉर्म में होता है सल्फाइड के फॉर्म में होगा। और सल्फाइड के फॉर्म में जो भी होता है उसको हम लोग क्या करते हैं रोस्टिंग कर देते हैं, ठीक है। अच्छा डायरेक्ट यहां से क्या निकल जाएगा, नहीं, यहां से जब करेंगे ना तो देखो ना जिसके पास ऑक्सीजन था, ठीक है, उसको तो ऑक्सीजन नहीं देंगे तो वो भी अपना ऑक्साइड फॉर्म में होगा, और जिसके पास ऑक्सीजन नहीं था उसको ऑक्सीजन दे दिए तो वो भी ऑक्सीजन के साथ आ जाएगा ना। और अगर ऑक्सीजन के साथ आएगा तो यहां पर हम लोग करते हैं रिडक्शन, यहां पे क्या करते हैं हम लोग रिडक्शन, लास्ट में कार्बन लगा देते हैं। जैसे कि अगर जो यहां देखो कैल्शियम आया, ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट था, हेलो यहां क्या था कैल्शियम कार्बोनेट, तो कैल्शियम कार्बोनेट को हम लोग क्या करवा दिए कैल्सिनेशन, हीट कर दिए, जिसकी वजह से ये क्या बन जाएगा CaO और प्लस H2O, हट CaO प्लस CO2। अच्छा ये ऑक्साइड के फॉर्म में आ गया ना, ऑक्साइड के फॉर्म में आया, तब कैसे कैल्शियम को अलग करेंगे, तो CaO और इसके साथ क्या लगा देंगे फिर से कार्बन, तो ये क्या कैल्शियम अलग हो जाएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड आएगा, कार्बन डाइऑक्साइड आएगा, मोनोऑक्साइड ही आता है। चलो कैल्शियम और कार्बन मोनोऑक्साइड अलग हो गया। अरे समझे, लास्ट में हम लोग क्या लगा देंगे कार्बन, अगर ऑक्सीजन के साथ बचा हुआ है तो लास्ट में लगा देंगे कार्बन। ऐसे ही करके सल्फाइड में भी लास्ट वाला पार्ट ऐसे ही चल जाता है। क्लियर है, चलिए अब कहा था, हाँ मरकरी कहां से निकालना है जी, फ्रॉम इट्स ओर, मरकरी को कहां से निकालना है फ्रॉम इट्स ओर, और ओर को क्या बोला सीना बार, मरकरी के ओर्स को हम लोग सीना बार बोलते हैं, मरकरी के ओर्स को क्या बोलते हैं सीना बार। ये मरकरी का ओर जो है सल्फर के साथ रहेगा, किसके साथ रहेगा सल्फर के साथ, तो HGS, इसके पास क्या ऑक्सीजन है नहीं है, तो इसको हम लोग अपने मन से ऑक्सीजन दे करके हीट दे देंगे, ठीक है, इसको अपने मन से क्या कर देंगे ऑक्सीजन दे करके हीट देंगे, तो क्या बना देगा HgO और प्लस क्या हो जाएगा SO2, ठीक है। अच्छा HgO आ गया, ऑक्सीजन आ गया लास्ट में, तो इसको हम लोग क्या करेंगे HgO के साथ कार्बन दे देंगे, ठीक है, तो ये Hg अलग हो जाएगा और कार्बन मोनोऑक्साइड अलग हो जाएगा। क्या यहां से Hg निकल गया, ठीक है। अच्छा ये हो गया मरकरी का एक्सट्रैक्शन। अच्छा अगला है कॉपर फ्रॉम इट सल्फाइड और, कॉपर फ्रॉम सल्फाइड और CuS, ठीक है। फिर से इसको हम लोग क्या दे देंगे ऑक्सीजन, तो क्या बना देगा CuO और प्लस SO2। अच्छा CuO को क्या कर देंगे फिर कार्बन के साथ, तो यहां से कॉपर और प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड, क्या कॉपर निकल गया यहां से, समझ में आया है क्या क्या हो रहा है। चलिए और आगे कितना टाइम हुआ है, चलो। सिल्वर एंड कॉपर आर्टिकल्स स्लोली लूज देयर शाइनी सरफेस व्हेन एक्सपोज्ड टू एयर। सिल्वर और कॉपर के आर्टिकल्स, कॉपर के सामान और सिल्वर के सामान धीरे 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 खराब होने लग जाते हैं, तब ना खराब नहीं मतलब बोल सकते, उसमें क्या लगने लग जाता है, जंग नहीं बोलना चाहिए, उसमें बोलेंगे कोरोजन हो जाता है। क्या हो जाता है, कोरोजन हो जाता है, ठीक है। जंग या फिर जो रस्ट बोलते हो वो सिर्फ और सिर्फ आयरन के केस में इस्तेमाल करेंगे, कोरोजन होता है। नेम द कंपाउंड फॉर्म्ड ऑन सिल्वर आर्टिकल्स, सिल्वर आर्टिकल पे कौन सा कंपाउंड बनेगा, तो AgS, क्या हो जाएगा AgS, सिल्वर के साथ सल्फाइड का और ये सल्फाइड का लेयर चढ़ जाता है जिसकी वजह से ब्लैक होने लग जाता है। कॉपर आर्टिकल्स इन द फॉर्म ऑफ कोटिंग, कॉपर के पास क्या चढ़ जाता है क्लोराइड, कॉपर क्लोराइड,
ठीक है, बड़ा बड़ा फॉर्मूला होता है, छोटा सा फॉर्मूला एक याद रखें, कॉपर क्लोराइड, कॉपर के साथ बहुत बड़ा फॉर्मूला आता है, ठीक है, एक नहीं 2 या 3 तरह का इसका रस्ट ये कोरोजन होता है, ठीक है। अच्छा, कोई पूछ दे कौन सा कलर का होता है तो सिल्वर जब भी कोरोड होगा तो ब्लैक कलर, टार्निसेस इनटू ब्लैक, टार्निसेस एक वर्ड इस्तेमाल होता है, मतलब कि खराब हो जाना, ठीक है। अच्छा, कॉपर आर्टिकल्स का जब कोरोजन हो रहा होगा तो ये कौन सा कलर में जाएगा, ब्लू ग्रीन कलर। कौन, कॉपर क्लोराइड याद है ना, कौन सा कलर, ब्लू ग्रीन कलर, तो ये जब कोरोड होगा तो कैसा कलर का होगा, ब्लू ग्रीन कलर में जाएगा। इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाना है, क्या ये बताने का जरूरत है, आप बार बार देख रहे हो, एक क्वेश्चन हमको लगता है हर सेट में एक आध क्वेश्चन इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर का आ जाता है, ये कंफर्म ही मान करके रखो, ऑब्जेक्टिव में पूछ दे या सब्जेक्टिव में। अच्छा, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर के साथ साथ ये बनाने के लिए भी दे देता है ना, तो ये तो तुम्हारा एक नंबर कंफर्म है कि नहीं है, एक नंबर यहां से कंफर्म है। कैल्सिनेशन रोस्टिंग पूछ लेगा, ठीक है, वो कंफर्म नहीं है लेकिन 60% 70% चांस है कि वो आता है, समझिए, कैल्सिनेशन रोस्टिंग। राइट बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन टू शो द रिएक्शन ऑफ आयरन 3 ऑक्साइड Fe2O3 विद एल्युमिनियम। हेलो, Fe2O3 विद एल्युमिनियम मतलब क्या हो गया, थर्माइट रिएक्शन। कौन सा रिएक्शन, बता दिए हैं। तो तुमको जो जो इंपॉर्टेंट अभी बताया जाता है ना, ठीक है, उसको घर में एक बार रिवाइज करो, देखो याद आता है कि नहीं, देखो कि याद आ रहा है तुम्हारे दिमाग में कि नहीं। अगर कुछ कुछ पार्ट ऐसा लगता है कि तुम भूल चुके हो तो वो वाला पार्ट तुम देखो, ठीक है, वो कहीं से भी देखो और उसके बारे में जानो और उसको लिख लो, क्योंकि तुम बार बार भूलोगे, जो एक बार सुनने के बाद भी याद नहीं रह रहा है तो तुम बार बार भूलोगे, ठीक है। तो ऐसे करके फिर से रिवाइज कर लो। ऑब्जर्व द फॉलोइंग डायग्राम showing an experiment to determine the condition under which metal M corrodes। कौन सा कंडीशन में मेटल जो है वो कोरोड हो सकता है, मतलब उसमें कोरोजन हो सकता है, ठीक है। तो ये देखो मॉइस्ट एयर है, मॉइस्ट एयर मतलब इसमें ऑक्सीजन तो है ही, अब मॉइस्ट बोल दिया मतलब H2O भी है ना, तो इसमें तो कोरोजन हो सकता है, इसमें कोरोजन हो सकता है। लेकिन ये क्या दिया हुआ है, वाइल दिया हुआ है लगता है, ठीक है, अच्छा ठीक है, वाइल है, इसमें भी वाइल दिया है। अच्छा, लेकिन इसमें देखो ऊपर छोड़ दिया था इतना दूर, है ना, इसको पूरा तेल में डुबाया है, इसको क्या किया, पूरा तेल में डुबाया। तो क्या इसके अंदर पानी ये हवा जा सकता है, नहीं जा सकता, मतलब इसमें कोरोजन तो नहीं होगा, तो जिसमें कोरोजन होगा उसको बताना है, इसमें कोरोजन नहीं होगा। इसमें ड्राई एयर है, इसमें क्या है जी, ड्राई एयर है, और उसको मेटल को दिया। सिर्फ एयर के प्रेजेंस में कोरोजन नहीं होता, उस सिर्फ एयर के प्रेजेंस में कोरोजन नहीं होता, कोरोजन किसके प्रेजेंस में होगा, एयर और प्लस वाटर, एयर प्लस वाटर। क्या इसमें वाटर है, नहीं, ड्राई एयर है, तो इसमें भी कोरोजन नहीं होगा। लिस्ट योर ऑब्जर्वेशन इन ईच ऑफ द 3 केसेस विद रीजन। यहां देखो ये तो ऑयल है, तो इधर तो कोरोजन नहीं होगा, इसमें एयर पास नहीं करेगा, लेकिन इतना दूर देखो ऑयल के ऊपर कुछ छूटा हुआ जगह है, इसमें कोरोजन हो सकता है, क्योंकि एयर कैसा है, मॉइस्ट है, ठीक है, मतलब एयर तो है और साथ साथ वाटर भी है। मॉइस्ट एयर मतलब मॉइस्चर वाला एयर, मतलब मॉइस्चर वाला एयर मतलब वैसा एयर जिसमें वाटर प्रेजेंट है, ठीक है। अच्छा, इसमें रीजन देने के साथ साथ रीजन भी देना है, लिखने के साथ साथ रीजन भी, रीजन बताते चल गए हैं, ठीक है। जनरली प्रोटेक्ट अगेंस्ट कोरोजन बाय द मेथड ऑफ गैल्वेनाइजेशन। List with region if the metal M is generally protected against corrosion by method of galvanization। ये तो कुछ बोला ही नहीं, गैल्वेनाइजेशन के बारे में शायद बताना होगा, गैल्वेनाइजेशन का डिफाइन लिख दोगे खत्म हो जाएगा, ठीक है। गैल्वेनाइजेशन क्या होता है, जिंक का कोटिंग कर देना किसी भी मेटल के ऊपर टू प्रोटेक्ट द मेटल फ्रॉम द कोरोजन। द कोटिंग ऑफ जिंक ऑन एनी मेटल टू प्रोटेक्ट इट अगेंस्ट द कोरोजन इज नोन एज गैल्वेनाइजेशन। ये आ गया तुम्हारा केस स्टडी क्वेश्चन, केस स्टडी नहीं है, केस स्टडी नहीं है। सोडियम, कैल्शियम, एल्युमिनियम, कॉपर, सिल्वर, आयरन, ठीक है। सिलेक्ट फ्रॉम द एबव मेटल्स ए मेटल which does not react with oxygen in even at high temperature। हाई टेम्परेचर पर भी ऑक्सीजन के साथ कौन रिएक्ट नहीं करेगा। ये तो बहुत रिएक्टिव है, ये सब रिएक्टिविटी सीरीज में ऊपर है, सीधा जानो जो रिएक्टिविटी सीरीज में सबसे नीचे वही रिएक्ट नहीं करेगा, ठीक है। तो कौन रिएक्ट नहीं करेगा,
सिल्वर तुम्हारा हो गया यहाँ पे, किधर गया रे? अभी लिख करके रखते हैं, अगर चेंज करना होगा एक आगो तो चेंज होगा। रिएक्ट विद ऑक्सीजन एट ऑर्डिनरी टेम्परेचर, मतलब कि ऑर्डिनरी टेम्परेचर मतलब नॉर्मल टेम्परेचर पर भी रिएक्ट कर सकता है। एंड फॉर्म्स ए प्रोटेक्टिव ऑक्साइड लेयर विच प्रिवेंट्स द मेटल फ्रॉम फर्दर ऑक्सीडेशन। ये एल्युमिनियम के साथ होता होगा। एल्युमिनियम का बर्तन का एक एग्जांपल देते हैं। एल्युमिनियम का जो बर्तन होता है, ठीक है, वो जल्दी कोरोजन नहीं होता, उसमें 100-150 साल आसानी से चल सकता है वो बर्तन। समझ गया? एल्युमिनियम का जो बर्तन बना हुआ रहता है ना, उसके ऊपर जितना ऑक्साइड का लेयर चलेगा वो और उसके साथ बॉन्ड बना करके और वो लेयर अपने साथ रख लेता है, उसको प्रोटेक्ट आया था उसको खराब करने के लिए, और उसको भी अपने साथ रख लिया और बॉन्ड बना करके और अपने आप को मजबूत कर लिया। ठीक है, ये कौन सा हो जाएगा? एल्युमिनियम। याद रहेगा ये कि एल्युमिनियम एक ऐसा मेटल है, ये एक ऐसा एलिमेंट है जो ऑक्साइड का लेयर उसके ऊपर आता तो है कोरोड करने के लिए, लेकिन वो भी उसको अपने में इस्तेमाल करवा लेता है और भी मजबूत बन जाता है। कैचेस फायर व्हेन केप्ट इन द ओपन, ओपन में भी अगर रखा जाए तो फायर कैच कर सकता है। ये तो एक ही कर सकता है, पोटेशियम और सोडियम। सोडियम यहाँ पे है नहीं। डज नॉट बर्न इन ऑक्सीजन बट द हॉट मेटल इज कोटेड विद ब्लैक कलर्ड ऑक्साइड लेयर। डज नॉट बर्न इन ऑक्सीजन, अच्छा ऑक्सीजन में जलता नहीं है, बट द हॉट मेटल इज कोटेड विद द ब्लैक कलर्ड ऑक्साइड लेयर। मतलब ब्लैक कलर का ऑक्साइड लेयर किस पे जाता है? कॉपर के ऊपर जाता है। कॉपर ऑक्साइड का लेयर अगर चढ़ेगा तो कॉपर के साथ ब्लैक कलर का बनेगा। जरूरी थोड़ी सब हो ही जाएगा, ठीक है। अच्छा, व्हाट आर एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स? तुम तो इतना जबरदस्त कुटाएगा ना तुम, तो और क्या? सर ये भले बोल रहा है, ये अपने पूरा कर दे रहा है, पूरा खाए हैं। क्या तुम बैठा है पीछे? इन पीछे आप बैठा सर, हम बात पीछे गए सबके बैठा नहीं खिला। शिवम चुप रहो। व्हाट आर एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स? एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स क्या होता है? वैसा मेटल जो एसिड के साथ भी रिएक्ट कर सके, वैसा मेटल ऑक्साइड जो ये एसिड के साथ भी रिएक्ट कर सके और बेस के साथ भी रिएक्ट कर सके, जो कि बिहेव करता है एज एन एसिड इन प्रेजेंस ऑफ बेस और एज बेस इन प्रेजेंस ऑफ एसिड। मतलब एसिड के प्रेजेंस में बेस जैसा बिहेव करेगा और बेस के प्रेजेंस में एसिड जैसा बिहेव करेगा। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन सो दैट एल्युमिनियम ऑक्साइड इज एन एम्फोटेरिक। एल्युमिनियम ऑक्साइड एक एम्फोटेरिक है, ये दिखाओ। तो एल्युमिनियम ऑक्साइड पहले बनाते हैं। एल्युमिनियम का वैलेंसी 3, ऑक्सीजन का 2, इधर दे देंगे इसको, क्या बन जाएगा? Al2O3। इसको एक बार H2SO4 के साथ रिएक्ट करवा दो, ठीक है। और Al2O3 को एक बार एक बेस मतलब OH लगा दो, किसी भी मेटल के साथ बेस हो जाएगा, ठीक है। Al2O3 तो Al और यहां पर क्या है? SO4, तो क्या बनाएगा? Al और यहाँ SO4, SO4 का वैलेंसी 2 तो यहाँ 2 आ जाएगा, और Al का वैलेंसी 3 तो SO4 पे कितना चला जाएगा? 3 चला जाएगा। ये बन गया क्या? और प्लस क्या हो जाएगा? H2O, ठीक है। क्या बना दिया? साल्ट प्लस वाटर। मतलब कि ये तो पक्का है कि एसिड है, ये पक्का है कि क्या है? एसिड है। तो एसिड के साथ कौन रिएक्ट होता है कि साल्ट और वाटर बनाता है? बेस। यानी कि अभी तो Al2O3 किसके जैसा काम कर रहा है? बेस के जैसा काम कर रहा है। एक्सप्लेन करना पड़ता है 3 नंबर में, तुम लोग लिख करके छोड़ देते हो। कौन सा एसिड है ये? स्ट्रॉन्ग एसिड, एसिडिक सॉल्ट बनाएगा, ठीक है। यहां आते हैं, ये बेसिक सॉल्ट बना देगा। अच्छा यहां देखो, सोडियम है और यहां पर क्या है? एल्युमिनियम। अच्छा, जब ऑक्साइड किसी मेटल ऑक्साइड को रिएक्ट करवाते हैं बेस के साथ, तो वो सॉल्ट तो बनाता है लेकिन लास्ट में ATE लग जाता है, लगता है। यहां पर क्या लगेगा? सोडियम एल्यूमिनेट, NaAlO2, O2 ही लगता है। NaLO2, ठीक है। और प्लस यहां पर क्या है जी? H2O। ये देखो फिर से इसको कुछ नहीं जानते, इसको हम क्या बोलेंगे? साल्ट बोलेंगे। और ये क्या हो जाएगा? वाटर। साल्ट प्लस वाटर कब बनता है? बेस दिया हुआ है तो पक्का ये कौन होगा? एसिड होगा। मतलब यहाँ पर Al2O3 कौन हो गया? एसिड हो गया। मतलब साल्ट प्लस वाटर कब बनाया जाता है? जब एसिड और बेस रिएक्ट होता है, ठीक है। तो इस जगह पर तो ये तो पक्का है कि बेस ही है ना, इसके बारे में तो पक्का जानते हैं कि बेस है, तो इसके साथ में जो आ रहा होगा वो एसिड है। मतलब Al2O3 को हम लोग क्या बोल रहे हैं? एसिड।
और इसमें अब ये तो H2SO4 पक्का जाने की एसिड है, जिसके साथ जो आ रहा होगा वो कौन होगा, बेस। तो एक बार इसको हम लोग बेस बोल रहे हैं और एक बार इसको हम लोग एसिड बोल रहे हैं। इसका क्या मतलब है कि एल्युमिनियम ऑक्साइड जो है तो Na2 होगा, फिर चेक करो O3 लिखा हुआ, अच्छा ठीक है, NaAlO3। चलिए क्या यहां तक क्लियर है? तो एक बार एसिड और एक बार बेस है, इसको फिर से लिख देंगे। अच्छा ये तो एम्फोटेरिक हो ही गया था, है ना। अच्छा दो एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स का नाम बताएंगे, जिंक ऑक्साइड और एल्युमिनियम ऑक्साइड। हम लोग को यही दो पढ़ना है, और भी ज्यादा होता है, और भी ज्यादा होता है, पिछला बार बोल देते, ठीक है। एल्युमिनियम ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड आर द टू नॉन amphoteric oxides. Amphoteric oxides are the metal oxides which act as acid and base in presence of base and acid respectively. या फिर इतना भी acid and base लिख के छोड़ देंगे, ठीक है। अब आया केस स्टडी। अरे छोड़ो 2 होगा कि 3 होगा, हम भी 2 ही याद किए हुए थे, अभी गूगल से चेक करके बोला हम याद कर लिख दिए। मेरा नोट्स गूगल में देख लो, हमको याद, हम याद किए हुए थे 2, ठीक है। वो गलत भी बहुत जगह लिखा हुआ है ना, तेजस भी हमको भेजते रहता है, अक्सर यहाँ देखे गलत लिखा हुआ है, तो बोले अरे आदमी है गलती हो जाता होगा, ठीक है। हर चैप्टर में एक आने का जगह वो हमको ही पता है, तब नोट्स बदला नहीं जा सकता है। 1.5-2 साल पहले बना लिए थे ना, 2 साल पहले का बना हुआ है, तो चेंज वहां पर हर जगह एडिट कर नहीं सकते, तो वही चल रहा है। हर बार जब आता है तो उसको बदलवाते हैं कॉपी वगैरह में बच्चा का। चलो यहाँ देखो, अभी है तो बहुत सारा, लेकिन इस बार जो है मिक्स करके लाए थे 10 गो क्वेश्चन, वो 2-2 नंबर का, 3-3 नंबर का, फिर एगो केस स्टडी, एक केस स्टडी और है, 2 गो यहाँ हो गया, फिर देखो ऑब्जेक्टिव चालू हो गया। ऐसे 3 बार है। चलो ऐसे ऑब्जेक्टिव भी करते रह जाते थे और निकल जाया करता था, ठीक है। यहां देखो, मेनी प्योर मेटल्स लाइक, ध्यान से शिवम इधर देखो, मेनी प्योर मेटल्स लाइक कॉपर, आयरन, गोल्ड एंड वेरी सॉफ्ट एंड एज मच आर कंसिडर्ड अनसुटेबल फॉर सर्टेन यूजेस। ये सब फालतू में क्या लिखा है छोड़ो। मेटालिक ऑब्जेक्ट्स अराउंड अस सच एज कुकिंग यूटेंसिल्स, स्टैचूज, ऑर्नामेंट्स, गन्स एटसेट्रा आर एक्चुअली नॉट मेड ऑफ प्योर मेटल्स। ये एक्चुअली प्योर मेटल से नहीं बना हुआ होता है। इंस्टेड ऑफ प्योर मेटल्स एलॉयज आर यूज्ड इन द डिजाइन ऑफ मोस्ट ऑफ द यूजफुल ऑब्जेक्ट्स। यहां तक सही है, हिंदी करने का कोई जरूरत नहीं है। मेकिंग एलॉयज enhances the basic property of metal which is the primary constituent metal of an alloy। एलॉय बनाने का मेन कारण क्या है? बेसिक प्रॉपर्टी जो कि मेटल का होता है उसको बदलना, ठीक है। और एलॉय का कुछ प्रॉपर्टी अपना होता है, ठीक है। कुछ एलॉय का प्रॉपर्टी जो है मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा भी कर देना होता है, कोई एलॉय का मेल्टिंग पॉइंट कम भी हो जाता है, ये भी ध्यान रखना, इसीलिए कंफ्यूजन होता है। कोई एलॉय बनाने के टाइम पर बोलता है सर इसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगा, कोई उधर से हल्ला करने सर मेल्टिंग पॉइंट कम होता है। अब पढ़ते हैं, हाउ डज इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, हाउ डज electrical conductivity and melting point of a metal change when it is converted to its alloy by mixing a small amount of an element in it। मेटल का इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी के बारे में क्या बोलोगे? एलॉय जब बनता है तो मेटल का इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी उतना ज्यादा नहीं होता है, ठीक है। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी डिक्रीजेस व्हेन इट चेंजेस इनटू एलॉय। मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है? इंक्रीजेस। मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीज होता है ना, ठीक है। फिर वहां पर देखो, अब इलेक्ट्रिसिटी के हिसाब से सोचोगे तो वहां पर एलॉय यूज किया जाता है और जिसका मेल्टिंग पॉइंट क्या हो जाता है? लो होता है। लेकिन अगर इलेक्ट्रिसिटी वाला चैप्टर में एक जगह और सोचो, तुम्हारा जो टोस्टर है घर में या फिर आयरन है तो उसमें भी एलॉय है जिसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ही ज्यादा होता है, ठीक है। तो एलॉय क्यों बना रहे हैं? 2 कारण से। पहला नंबर, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इसका घट जाता है लेकिन मेल्टिंग पॉइंट इसका बढ़ जाता है। तो इसके बारे में क्या बोलेंगे? एक ही नंबर का सवाल है, ज्यादा फैलना नहीं है इसमें सीधा लिखेंगे कि इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ एन एलॉय डिक्रीजेस या फिर विल बी लेस देन द मेटल एंड मेल्टिंग पॉइंट ऑफ एलॉय विल बी मोर देन द मेटल। खत्म हो गया क्या? नेम एन एलॉय यूज्ड फॉर वेल्डिंग 2 वायर्स टुगेदर। कौन सा एलॉय तुम इस्तेमाल करोगे वेल्डिंग करने के लिए टुगेदर इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट? इलेक्ट्रिक सर्किट में राइट इट्स
मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट्स, एक एलॉय यूज करना है वेल्डिंग, 2 वायर को वेल्डिंग करने में। 2 वायर का वेल्डिंग जो भी है, सोल्डिंग, एमेलगम। सोल्डिंग में कौन सा इस्तेमाल होता है? एमेलगम। एमेलगम में कौन इस्तेमाल होता है? ये तुम्हारा नहीं ना, एमेलगम शायद जिंक नहीं तो फिर ये था, नहीं जी, सिल्वर हम बोल रहे हैं। Hg को, Hg नाम नहीं याद रहा, मरकरी चेक करो तो, मरकरी है ना। ये इसके साथ और कौन है? सोडियम। अच्छा सुन लो एक चीज और, जहां कहीं भी जहां एलवाई का नाम लिखना है, सीधा एलवाई का नाम लिखना है तो एमेलगम लिखेंगे। अच्छा जहां कहीं भी Hg आता है, जहां कहीं भी क्या आता है? Hg आता है और उसका एलवाई के बारे में पूछा जाए तो एमेलगम होता है। Hg किसी के साथ भी मिलता है, ठीक है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एमेलगम बोलते हैं। Hg किसी के साथ ही मिलता है तो उसको क्या बोलते हैं? एमेलगम बोलते हैं। तो राइट नेम एन एलवाई, एलवाई का नाम क्या हो जाएगा? एमेलगम। और राइट इट्स मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट्स, तो मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट के बारे में क्या बोलेंगे? Hg एंड सोडियम था, Hg एंड सोडियम, ये लिख लेना, Hg एंड सोडियम, ठीक है। अब वेल्डिंग, वायर्स का वेल्डिंग, अरे वेल्डिंग हम सोच रहे हैं, याद ही नहीं आ रहा, सोल्डिंग बोला तब याद आया कि हाँ चलो यहाँ पे। अच्छा जितना बार Hg दिमाग में चल रहा है और नाम में आ रहा है दूसरा, क्या क्या नाम बोले थे? जिंक और क्या क्या बोले, तब हमको लास्ट में यहां पर लिखना पड़ा कि Hg है। तो यहां पर कौन है? एमेलगम। एमेलगम किसको बोलते हैं जी? तो Hg मतलब मरकरी के साथ कोई भी मेटल का एलॉय बना देना, उसी चीज को क्या बोलते हैं? एमेलगम बोलते हैं। व्हाट आर एलॉयज? एलॉयज क्या है? ठीक है, तो मिक्सचर ऑफ ए मेटल with another metal or non-metal, mixture of a metal and metal or another non-metal, ठीक है। ये नहीं कि खाली मेटल्स का मिक्सचर को हम लोग एलॉय बोलते, नहीं, मेटल के साथ भी, नहीं तो मेटल और नॉन मेटल के साथ भी, ठीक है, उसको एलॉय। हाउ इज ब्रास एंड एलॉय प्रिपेयर्ड? ब्रास कैसे बनाया जाता है? तो ब्रास में जो है कॉपर तो फिक्स है और प्लस जिंक, कॉपर और कौन आ जाएगा? जिंक आ जाएगा। कॉपर और टीन में ब्रोंज, कॉपर और टीन में कौन चला जाता है? ब्रोंज चला जाता है। और कॉपर और जिंक में कौन आ जाता है? ब्रास आ जाता है। व्हाट इज स्टेनलेस स्टील? स्टेनलेस स्टील क्या है? स्टेनलेस स्टील क्या है? नाइक्रोम या कार्बन। कार्बन तो तुम्हारा कौन सा लगता है? कार्बन इसमें लगता है? 2 तरह का स्टील था, एक सीधा स्टील था और एक स्टेनलेस स्टील था। स्टेनलेस स्टील में तुम्हारा मेन जो कॉन्स्टिट्यूएंट है वो आयरन नहीं होना चाहिए। आयरन रहेगा तब तो चंबुक चिपक जाएगा ना इसमें, ठीक है, इसमें आयरन नहीं होगा ना। स्टेनलेस स्टील कौन सा होता है? जो हम लोग रेलवे ट्रैक इस्तेमाल करते हैं वो भी स्टेनलेस स्टील होता है। तो आयरन मिला के, हाँ आयरन मिलाकर, तो स्टेनलेस स्टील वही है, स्टेनलेस स्टील वही है। हम लोग जो घर में इस्तेमाल कर रहे होते हैं वो कौन सा? स्टील का बर्तन होता है, ठीक है, उसमें चिपकता नहीं है आयरन, ठीक है, तो उसमें आयरन, उसमें मैग्नेट नहीं चिपकता, तो उसमें आयरन नहीं है, ठीक है। अब क्या बोल रहे थे? बोला स्टेनलेस स्टील हम लोग बोलते हैं आयरन, निक्रोम और फिर कार्बन। कार्बन बहुत ही कम परसेंटेज होगा, ऐसा कोई परसेंटेज हमसे पूछा नहीं जाएगा, ठीक है। तो स्टेनलेस स्टील कैसे बनता है जी? व्हाट इज स्टेनलेस स्टील? स्टेनलेस स्टील इज एन एलॉय प्रिपेयर्ड फ्रॉम आयरन, निक्रोम एंड कॉपर, कार्बन। हाउ इज इट प्रिपेयर्ड? हाउ इज इट प्रिपेयर्ड? तो इसको प्रिपेयर कैसे किया जाता है? तो मिक्सचर ऑफ 3 एलिमेंट्स, नॉन आयरन, निकल एंड निकल बोल रहे हैं। निक्रोम, निक्रोम का कुछ और होता है, नाइक्रोम का कुछ और होता है। यहाँ पे तो ये तो निकल का हम लिख दिए, नाइक्रोम के साथ एक एलॉय है तो और एलॉय है नहीं, तो तुम यहाँ चेक करो, यहाँ निक्रोम नहीं होगा, निकल होगा। क्रोमियम है, फुल चेक करो, आयरन और क्रोमियम, निकल है ना, निकल, आयरन और क्रोमियम। सीआर होता है, सीआर होता है, ठीक है। राइट वन इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, हेलो, वन इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी विच मेक इट मोर यूजफुल इन मेकिंग कुकिंग यूटेंसिल्स एज कंपेयर टू इट प्राइमरी मेटल।
one important property which makes it more useful in making working cooking utensil as compared to its प्राइमरी मेटल। अरे प्राइमरी मेटल जो इसका आयरन है, इसमें जंग लग सकता है ना, जब भी ऑक्सीजन और वाटर के कांटेक्ट में आएगा तो इसमें कोरोजन हो सकता है, ठीक है। इसीलिए हम लोग एलॉय बनाते हैं ताकि कोरोजन भी ना हो सके। कोरोजन होते रहेगा तो क्योंकि बर्तन हर दिन धोना है और एयर का कांटेक्ट में हमेशा रहेगा, वाटर कांटेक्ट में हमेशा रहेगा, इसके वजह से आते आते उसका कोरोजन हो सकता है। इसीलिए हम लोग स्टेनलेस स्टील का बर्तन इस्तेमाल करते हैं या स्टील का बर्तन इस्तेमाल करते हैं। अब क्या है अगला, एक और है तुम्हारे पास। टाइम अब कितना हुआ है? 8:11 हो गया। चलो इसको जल्दी खत्म कर लेते हैं। नेम द मेटल यूज्ड टू मेक एनोड एंड कैथोड इन द रिफाइनिंग ऑफ कॉपर बाय दिस प्रोसेस। एनोड कैथोड हमको लगता है ये सब बताया हुआ होगा। सॉल्ट ऑफ कॉपर, सॉल्ट ऑफ कॉपर इलेक्ट्रोलाइट के रूप में कौन इस्तेमाल होता है? कॉपर सल्फेट। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखना है कॉपर सल्फेट का, ठीक है। तो कॉपर का तुमको पहले एटॉमिक मास याद रखना होगा। व्हाट हैपेंस व्हेन अ स्टेडी करंट इज पास थ्रू द इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट के साथ अगर जो करंट पास होगा। नेम द पार्ट ऑफ द इलेक्ट्रोलाइटिक सेल वेयर प्योर कॉपर इज ऑब्टेन्ड एंड इंप्यूरिटीज सेटल। इंप्यूरिटीज कहां बैठता है जी? हेलो, इंप्यूरिटीज एनोड के नीचे बैठता है और प्योर कॉपर कहां पे निकलता है? कैथोड पे। प्योर कॉपर कहां चिपके जाएगा? कैथोड। हेलो, इम्प्योर कॉपर होता एनोड में लगा हुआ, इम्प्योर कॉपर लगा हुआ एनोड में होता है और प्योर कॉपर कैथोड में। तो इम्प्योर वाला जो पूरा कॉपर का एनोड है उससे प्योर जो इतना कॉपर होगा निकल करके कहां चिपकेगा? कैथोड पे जाकर निकल के कैथोड पे चिपकेगा और इसका इंप्यूरिटीज जो है इसी के नीचे चलते चला जाएगा, जिसको एनोड मड बोलते हैं। तो ये लास्टली खत्म हो जाएगा पूरा का पूरा और फिर लास्ट में सर्किट ब्रेक हो जाएगा, ठीक है। तो यही पूछ रहा है प्योर कॉपर कहां बनता है? तो कैथोड पे। इंप्यूरिटीज कहां सेटल होता है? तो एनोड के पास नीचे, है ना। हाउ इज कॉपर ऑब्टेन्ड फ्रॉम इट सल्फाइड? कॉपर कैसे निकलेगा सल्फाइड? विद द प्रोसेस ऑफ रोस्टिंग, विद द प्रोसेस ऑफ रोस्टिंग। राइट केमिकल इक्वेशन इन्वॉल्व इन दिस प्रोसेस। लिख दोगे? कुछ देर पहले लिखे थे। इसके बाद फिर ऑब्जेक्टिव वगैरह है, खुद से कर लोगे आप? चलो, बंद भी हो गया अपने आप, नहीं ना हुआ।